एवरीवन, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का डाउट नेट लर्न एंड फन क्लास 9th। मैं हूँ सुभद्रा मातनकर, आप सभी की केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग चालू कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो बेसिकली ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो कि बहुत फन होने वाला है, क्योंकि यार प्रैक्टिकल्स, फन, क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सराउंड में हो रही है, उससे चीज़ें हम समझेंगे, हम साइंस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली साइंस क्या है आप लोगों को पता ही है। हमारे आसपास जितनी भी होने वाली जो चीज़ें हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में डीप स्टडी करना, लर्निंग करना, वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है, काय को हो रहा है ना, और रीज़न क्या है। तो इन सभी के बारे में जानना, डिस्कवरीज करना ही हमारा काम होता है, और इसीलिए हमको साइंस पढ़नी पड़ती है। दैट्स इट। तो यही आपकी साइंस है। तो ऐसे ही आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में आप जमाने भर की चीजें देखते हो। आपके आंखों में चश्मा लगा हुआ है, पेन पकड़ा हुआ है, पेंसिल है, कॉपी है, आपका टेबल रखा हुआ है, ग्लास है ऑफ वाटर है, पानी है, तेल है, आपके पास में स्प्रे होगा, परफ्यूम होगा, है ना, बहुत सारी चीजें आपके आसपास रखी होगी। तो आपने कभी गौर किया है क्या, आपने कभी ध्यान दिया उसके ऊपर कि ये चीजें किनसे मिलकर बनी हुई है? भाई इतना तो दिमाग में आना चाहिए। एक ना एक बार ये क्वेश्चन ना हर किसी बच्चे के दिमाग में आता ही है कि ये चीजें कैसे बनी हुई है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो छोटे से बच्चों वाली चीज है, तो बचपन में सिखा दिया जाता है कि हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। यस, आप लोग बिल्कुल सही हो कि ये तो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बट इसकी हिस्ट्री क्या रही है आपको, चूंकि बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही है। बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और यही हमारी चीज़ों को बनाते हैं। जो आप सब्सटेंसेस देख रहे हो, जो चीज़ें, थिंग्स आप लोग देख सकते हो, वो सभी के सभी पार्टिकल से बनी हुई है। बट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, है ना। सबके दिमाग में एक चीज़ है ना कि साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चला, यही तो चीज हमको जाननी है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में मैटर की। तो यार मैटर जो चीज है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने नजर घुमाई और आपके दिमाग में चीज आई कि कैसे बना है। तो साइंटिस्ट लोग भी आपके जैसे, बहुत पहले की बात है, आज से बहुत 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 सालों पहले की बात है, ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में चल रही थी कौतूहल मतलब कि वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे यार कि हमारा जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो चीजें कैसे बना है। तो उनके दिमाग में एक पॉइंट आया, उन्होंने बोला कि अरे यार ये तो सब मैटर से मिलकर बना हुआ है। अब उनको नहीं पता मैटर क्या होता, उनको नहीं पता, उन्होंने बस नाम धर दिया कि यार इसका नाम धर देते अपन, एक बोलते हैं कि यार ये मैटर से बना हुआ है, ये मैटर से बना हुआ है, ये मैटर से बना हुआ है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि हर जगह क्या है, मैटर है। तो बेटा ऐसे ही उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब हर चीज हमारे ब्रह्मांड में, है ना, उस टाइम पर ना इतनी खोजें नहीं हुई थी जितनी आज हुई है, उस टाइम पर इतनी डिस्कवरीज नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। तो दे कॉल्ड कि यार इसको ना हम मैटर बोल देते हैं, और ये मैटर से ही पूरा यूनिवर्स बना है। बट नाउ हम जान रहे हैं कि अभी सिर्फ बेटा यूनिवर्स का ओनली 25% ही मैटर है, बाकी पूरा डार्क एनर्जी होता है। वो कभी और मतलब फ्री टाइम में पढ़ेंगे डार्क एनर्जी वगैरह सब चीजें के बारे में। लेकिन 25% ऑफ यूनिवर्स बच्चा मैटर से ही बना है, जिसमें हमारी अर्थ भी इंक्लूडेड है, प्लैनेट्स इंक्लूडेड है, इसमें सारे स्टार्स इंक्लूडेड है, ठीक है, और नेबुलाज वगैरह सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो बचा कुचा जो पार्ट है वो डार्क एनर्जी का है, जो कि 75% से ज्यादा है। ठीक है, मैं तो बस अनुमान लगा के बता रही हूँ कि लगभग इतना पाया जाता है। सो बेसिकली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ अ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि साइंटिस्ट लोग को लगा कि यार इसका नाम धर देते हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया मैटर होता है ये, बस दैट्स इट। अब ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, तो फिर अब ये दिमाग में आया कि यार ये मैटर किससे बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैटर बहुत ही टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ है। और फिर उन्होंने मैटर को बताया कि यार तो फिर मैटर है क्या। चलो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो था कि यार मैटर किससे बना हुआ है। सो बेसिकली जो टाइनी पार्टिकल जिसमें मास होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, उन्हीं को उन्होंने बोला कि यार ये तो मैटर है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space is called matter. A matter is made of tiny particles. यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि हमारे पास में कोई भी चीज हो, चाहे बच्चा आप लोग ध्यान से देखो, हमारे सराउंड में बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल है। आप कुछ पार्टिकल्स को जान रहे हो, है ना, मैं बिल्कुल डीप में नहीं जा रही, मैं तो बोल रही हूँ कि एकदम लोकल चीज।
आप लोगों ने सैंड पार्टिकल्स देखे हैं, आप लोगों ने पाउडर के पार्टिकल्स देखे हैं, डस्ट पार्टिकल्स देखे हैं, दीज आर पार्टिकल्स ना, ये भी तो पार्टिकल्स ही है, बट दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो मेड अप विद द पार्टिकल्स। यस, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो आप लोग पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, ये भी बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और वो इतने टाइनी है कि आप लोग माइक्रोस्कोप में देख ही नहीं सकते। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, ये इतने टाइनी है कि आप देख ही नहीं पाओगे इसको, कितना ही जूम कर लो आप, कितनों ही आप देख लो कि अरे यार इसको जूम करते हैं हम लोग, है ना, देखेंगे कि हमारे पास में जो माइक्रोस्कोप है उसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा बड़ा कुछ नहीं दिखने वाला। ये जो पार्टिकल्स है बेटा, ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि कोई माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता। अब तक के किसी माइक्रोस्कोप ने देखा है तो वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिन्होंने मतलब काफी हद तक, बहुत क्लियर नहीं, प्रिसाइज तो नहीं बोल सकते, बट है काफी क्लियर इमेजेस दी है पार्टिकल्स की, बट नॉट दैट गुड क्वालिटी वाली, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने अब तक जितनी भी खोजें करी है, उसके हिसाब से जितनी भी डिस्कवरीज हुई है, उसके कारण हमको सिर्फ एक ही चीज पता चल पाई है कि कोई भी मैटर हो जाए, जैसे मान लो मेरे पास ये ग्लास रखा हुआ है, मान लो मेरे पास में ये ग्लास है, ठीक है, तो ये ग्लास भी ऐसे बेटा मिलियंस बिलियंस, मतलब बहुत सारे ऐसे टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया हमारे पास में कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना, और पार्टिकल बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जान ली, बट नाउ अब प्रॉब्लम इज दैट कि हमें बोला गया कि हर पार्टिकल का खुद का मास होगा और वॉल्यूम होगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हमारे सराउंड में जितनी भी चीजें हैं वो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही। सबसे पहली चीज, इनके पास में एक प्रॉपर्टी है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्पेस ऑक्यूपाइज भी करती है। दूसरी चीज, इनके पास में क्या अवेलेबल है, मास अवेलेबल है। बिना मास के कुछ नहीं होने वाला, मतलब मास का होना मस्ट नीडेड है। व्हाट इज दैट मीनिंग, अरे मास क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा मास है, तो बेटा मास हम लोग किलोग्राम्स में वेट करते हैं बेसिकली। तो किसी भी आपके पास में कोई भी थिंग है, जैसे मान लो मेरे पास में ये ग्लास है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज वाटर ग्लास, मतलब ग्लास फुल विद द वाटर, है ना। ये ग्लास है, भरा हुआ है पानी से, पूरा का पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक के भरा है। अब इसको मैंने खाली कर दिया, जस्ट इमेजिन, मैं खाली नहीं करने वाली क्योंकि ये सच में भरा हुआ है। तो इसको जब हम खाली करेंगे, है ना, तो इसका जो मास है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे किसी भी जो हमारे पास सब्सटेंस है उसमें कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है, ये उसके मास पे, मतलब वो बेसिकली उसका मास कहलाता है ना। तो ये मास है हमारा। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर रहा है, हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, अपनी एक प्लेस लेके बैठा हुआ है, ये इसको जगह लग रही है, इतना पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है इसका मिल रहा है इसको। तो ये इसके पास में प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, अगर नहीं है तो वो फिर हमारे पास में मैटर की कैटेगरी में नहीं है, फिर वो मैटर ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, तो मैटर क्या नहीं है, अब क्वेश्चन है ना कि जिसके पास में, हम लोगों ने क्या बोला बच्चा, जिसके पास में मास है, जिसके पास में एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो घेर सकता है, पर्टिकुलर उसके पास में स्पेस में वो अपना पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, वही तो हमारे पास में मैटर कहलाता है। प्रॉब्लम क्या है, तो फिर मैम अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, वही तो मैटर है, तो वही एक चीज बताओ मैडम जी हमको कि यार मैम ये जो अदर चीजें है जिसको आप बोल रहे हो कि मैटर नहीं है, वो क्या है, तो फिर मैटर क्या नहीं है, अब क्वेश्चन है ना। तो मैम अगर ये मैटर है तो मैटर क्या नहीं है, तो भाई मैटर जो होते बच्चा आपके पास में सिंपल सा लॉजिक है, द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, द हीट फ्रॉम अ फायर एंड द साउंड ऑफ अ पुलिस सायरन, लव, इमोशन, फीलिंग्स। यार बेटा बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारी जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशंस होती है, ये सब चीजें पार्ट नहीं है मैटर का, है ना। अफसोस हो रहा है, अब कोई बच्चा बोलेगा मैम दिल तो बड़ा दुखता है जब ब्रेकअप होता है, तो दिल में भी तो किसी के लिए जगह हो जाती है, तो क्या ये मैटर नहीं है। क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है मैम, हम हमारा जब दिल किसी को दे देते हैं, है ना, दिल दे देते हो, दिल में आपको कोई होता है ना, तो मैम वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं है, मतलब ये क्यों नहीं मैटर है। क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा सा है। तो यार इसका ना एक ही जवाब है, बेटा वो दिल का प्रॉब्लम नहीं है, वो दिमाग का प्रॉब्लम होता है ना। आपको जो इमोशंस आते हैं वो आपके दिल से नहीं आते, वो दिमाग से आते हैं, और दिमाग में होता है केमिकल्स, केमिकल लोचा है वो दिमाग का, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो केमिकल्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास में जो चीजें
मैटर नहीं है वो कौन सी है? इमोशंस, लव, साउंड, एनर्जी, हीट, एनर्जी। सो ये सभी मैटर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि अगर आप उससे बोलो कि क्या मैटर नहीं है, लाइक लव, रेनबोज, रिफ्लेक्शंस, मेमोरी, टाइम, लाइट, हीट, etc, these are not योर मैटर। ठीक है, चलिए अब आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट मैटर एंड नॉन मैटर इन दिस। तो आपके पास में कुछ क्वेश्चंस है यार, मैं चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने क्लासेस प्रॉपर समझी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये बताने के लिए बच्चा आपके पास में कुछ टाइम दे रही हूँ मैं, प्रॉपर देख लीजिए आप इसको, एक बार स्लाइड को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हर लाइन में, यानी कि इसमें फर्स्ट वन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ में, फिफ्थ में कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। ओके, तो चलो आई होप कि सबके जवाब मुझे मिलने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ मूव नेक्स्ट। अब भाई बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि हमारे पास में जो मैटर है वो दिखाई कैसे पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल क्या होती है, ठीक है, वो बिहेव कैसा करता है, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली मैटर्स की बेटा वैसे तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं। हम लोग मैटर जो है, अगर आप लोग ध्यान से समझे, मैं आपको बता देती हूँ कि मैटर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो मैटर को हम लोग दो तरीके से पढ़ रहे होते हैं, दो तरीके से हमको समझना है। तो मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है, एक आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी आप सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो जो कि आपको दिखाई पड़ रही है ना, जो आप समझ सकते हो वही। केमिकल मतलब कि अंदर से वो कैसा है, सिंपल लॉजिक है, मैं बता रही हूं अंदर से। दैट मीन्स कि आप कोई भी पर्सन को गैस नहीं कर सकते कि वो अंदर से चालू है, खतरनाक है, नालायक है, बुद्धू है या इंटेलिजेंट है, बस अपीयरेंस से तो गैस नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो अंदर से होती है। फिजिकल क्या होती है? फिजिकल आप अपीयरेंस जज कर ले तो किसी का भी, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमको चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़नी है, ठीक है, हमको चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ना है, एंड चैप्टर नंबर जो 2 है बच्चा आप लोगों का, उसमें हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज पे स्टडीज करनी है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है पूरा का पूरा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि अब आपके पास में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती है या फिजिकल नेचर होता है वो मैटर का कैसा होता है। पहली चीज तो हम जान चुके हैं कि मैटर जो है वो काफी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो भाई पार्टिकल्स तो काफी ज्यादा छोटे हैं, तो भाई पहली चीज पार्टिकल से बना हुआ है और बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये दो चीजें हमको पता चल चुकी है मैटर के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इसको मैं और इलैबोरेट करने की मतलब नीड पड़ेगी, बट थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट। तीसरा वाला बाबू बोल रहा है हमारे पास में कि यार पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, व्हाट दैट मीन। तो इसका मतलब बहुत ही प्यारा सा है कि भाई जगह है उनके बीच में, है जगह है, मतलब कि जैसे आप देख रहे हो, आप लोग को देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ग्लास है, क्या आपको इसमें जगह दिखाई पड़ रही है? आप लोग बोलोगे मैम नहीं, कैसे बात कर रहे हो मैम, इसमें कहाँ जगह दिख रही है, हमको तो कहीं से कहीं तक कोई इसमें स्पेस मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। बट एक्चुअल में इसके जो पार्टिकल्स है उनमें स्पेस पाया जाता है, समझना ध्यान से। इवन दिस ग्लास के जो पार्टिकल्स है उसमें भी स्पेस अवेलेबल है, और ये पार्टिकल्स इतने टाइनी है, इतने टाइनी बच्चा कि आप लोग नहीं देख सकते इसको, ठीक है। सो ये जानना काफी ज्यादा हद तक जरूरी होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अधिकांश चीजें यानी मोस्ट ऑफ द चीजें इसी के कारण हो पा रही है। एंड द सेकंड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यार कोई भी ना इसको देखकर नहीं बोलेगा कि ये मूव कर रहा है, कोई नहीं बोलने वाला इसको देख करके कि ये ग्लास के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ, एक पल के लिए आप बोलोगे कि मैम इसमें जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होगे, आप लोग बोल सकते हो उसमें कि आपके पास में जो ग्लास है उसमें जो वाटर पार्टिकल्स है, जो पानी के जो बेटा पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे होगे। तो ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लिक्विड को इजीली देख सकते हो। बट व्हाट अबाउट सॉलिड्स, है ना, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यार, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत करो यार, चिंता मत करो, सब बढ़ाया जाएगा, ठीक है। द लास्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर।
सो बेसिकली ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाली सभी की सभी प्रॉपर्टीज हमको जाननी है। तो वन बाय वन चालू करते। सबसे पहले पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास में बहुत ही छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है, और ये बच्चा किसी सॉलिड के पार्टिकल्स है। सॉलिड मतलब कि जैसे आपने ग्लास देखा, जैसे हम हैं, हम भी तो सॉलिड है, हमारा सॉलिड, हम लोग भी सॉलिड है ना। तो बेसिकली इनमें क्या होता है ना, आप ध्यान से देखो कि स्पेस भी है और ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, समझो कि इनको हमने जूम करके देखा हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे? यार ये वाला जो एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में काफी फेमस एक्टिविटी है, तो फिर हम लोग भी क्यों ना करें भाई, सब करते हैं हम लोग भी करेंगे ना इसको। चलो भाई, तो मेरे पास में ना, मैंने इसको करवाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लेना है। देखो मेरे पास में ना ये पोटेशियम परमैंगनेट बहुत छोटा सा, मैंने कल वाली जो मतलब आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी वीडियो, मैंने शूट करी थी आप लोगों के लिए, खैर वो डिस्ट्रॉय होगी बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट नाउ ये मेरे पास में पोटेशियम परमैंगनेट मैंने बेटा इतू सा लिया था, चुटकी भर भी नहीं था वो, है ना, चुटकी भर भी नहीं था वो पोटेशियम परमैंगनेट, उसको मैंने लिया है और ये इस ग्लास में प्रॉपर अच्छे से डिसॉल्व्ड है। अब क्या करना है, मैंने एक चम्मच भर पोटेशियम परमैंगनेट लिया, आपके सामने चम्मच भर पोटेशियम परमैंगनेट है, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। अब मैं क्या करूंगी, लेट मी गेस, अब ये चम्मच भर में क्या ही होगा, अब आप बताओ मेरे को, चम्मच भर में क्या ही पार्टिकल्स आएंगे? सोचो, ऑलरेडी उसमें पार्टिकल्स है ग्लास में, और आपको देख के लग रहा होगा कि मैडम ने तो बहुत सारा डाला। नहीं बेटा, हकीकत बताती हूँ, मैंने चुटकी भर से भी बहुत कम पोटेशियम परमैंगनेट डाला था और उसका कलर इतना डार्क है। नाउ अब मैंने चम्मच भर उसमें से निकाला है और उसको मैं इस ग्लास वाटर में डाल रही हूँ। यार अब तुम लोग देखो, अब मेरे को बताने की नीड है क्या? अब आप लोग बताओ, अब आप बताओ मुझे कि इतने छोटे से चम्मच में भी कितने पार्टिकल हो गए कि इसका कलर पिंक कर दिए। ये वाटर था, अब वाटर का कलर पिंक हो गया है। अब बताओ मुझे कि ये पार्टिकल्स कितने सारे हो गए जो कि वाटर के कलर को पिंक कर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि सच में इस चम्मच भर वाटर में जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो भी बहुत सारे हो गए, जिसके कारण इस वाटर में इजीली कलर चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ये पार्टिकल्स काफी ज्यादा टाइनी है। इवन मैं इसका पानी किसी और इसमें निकाल के डालूंगी ना तो वो भी हल्का सा पिंक दिखेगा। दैट मीन्स जब भी आप बेटा इसको काफी ज्यादा, आप लोग देखो यहाँ पर आपके पास में जब आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तब भी कंसंट्रेशन आप धीरे धीरे, देखो यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे एकदम बिल्कुल भर भर के पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहा है। आपने कम किया और कम किया बट फिर भी कलर पिंक है। तो दैट पिंक कलर इज शोइंग कि यार पार्टिकल्स इतने छोटे हैं ना, इतने छोटे हैं कि वो आप इतू सा भी डालो वो कलर चेंज करेगा। मतलब वो इतने से चम्मच भर पानी में भी बहुत पार्टिकल है कि वो गिलास भर पानी के कलर को चेंज करने की प्रॉपर्टी रखता है, इतना पावरफुल है वो। तो बेटा बेसिकली हम यही समझना चाह रहे हैं कि पार्टिकल्स काफी ज्यादा टाइनी है, इवन यू कांट सी विद योर ओन आईज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको बता रही थी वो क्या था कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो छोटे हैं, साथ में अब इनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस मतलब की जगह पाई जाती है। चलो इसको जान लेते हैं। यार ये वाला तो मैंने शायद एक्सपेरिमेंट करवा दिया था आप लोगों को शॉर्ट में, पहले तो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। होता क्या है ना कि हम कोई भी चीज को मिलाते हैं, लाइक सॉल्ट आप मिला रहे हो वाटर में, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। आप लोगों ने शुगर मिलाया, शुगर भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो चीजें जो डिसॉल्व हो रही है वाई दे आर डिसॉल्विंग, सोचो ना, कभी सोची नहीं हो आप लोग? सोचते ना तो मजा आ जाता। जो शुगर पार्टिकल्स है, जो नमक के पार्टिकल्स है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इंडिविजुअली मतलब अकेले अकेले है ना, अकेले में ये इतने छोटे हैं कि जो वाटर की जो स्पेस होती है उसके बीच में जाकर के घुस जाते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास में एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को बताओ बच्चा, मैं मान लीजिए मेरे पास में ये ग्लास ऑफ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है और इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, लाइक दिस माय वाटर पार्टिकल्स। तो वाटर पार्टिकल्स में क्या पाई जाती है? स्पेस होती है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने मान लो सॉल्ट ऐड किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, जस्ट एज्यूम करो कि सॉल्ट था, मैंने ऐड अप किया।
तो सॉल्ट जैसे ही मैंने एडअप किया तो बेटा सॉल्ट क्या करता है, डिसॉल्व होता है और वो इस स्पेस के बीच में आकर के अपनी खुद की जगह बना लेता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मैटर की अलग ही लेवल की है। इसे बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में भी जगह है और वो जगह इतनी इनफ है, इतनी जगह है कि अदर पार्टिकल्स आ सकते हैं। समझो 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 समझो। पार्टिकल्स पहली बात तो इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे, और दिखाई तो नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी फेल है इसके सामने, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि पार्टिकल्स छोटे भी है और उनमें जगह भी इतनी है कि अदर पार्टिकल्स भी आ रहे, वो भी टाइनी टाइनी। मतलब देख रहे हो लेवल, देख रहे हो कितना स्पेस होगा इनके बीच में। मतलब हमको जो दिख रहा है वो है ही नहीं एक्चुअल में, है ना। साइंस इज लेट, मतलब आप सोचो यार साइंस में इतना इमेजिन, मतलब मजा आ गया ना सुन के, बिल्कुल ठीक है। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, मजा दिला देंगे आपको, चिंता मत करो यार, सब चीजों का प्रबंध किया जाएगा। तो बेटा बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. That's it. Now, अब देखो भाई, अब आपके पास में ना एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, एक बहुत ही प्यारी चीज है। अब आपने क्या देखा कि पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस है, चलो भाई मान लिया हम लोगों ने स्पेस है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यार ये चीज तो और भी मतलब खतरनाक है। आप लोग अगर ध्यान से देखो यहाँ पे इसको, ये जो पार्टिकल्स है ना ये मूव कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूअसली। ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है बट मैं आपको बता रही हूँ कि उनमें वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन समझते हो ना, तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। इवन इन दिस ग्लास, इवन इन दिस लंच बॉक्स, यार ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इन सभी के अंदर पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स खुद अपनी जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। मतलब एक जगह पे देख रहे हो, ये रुका नहीं है, पता नहीं हम रुक जाते हैं लेकिन ये नहीं रुक रहा। हमको लगता है कि हम रुके हुए, पर है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तो नहीं रुके, वो तो मूवमेंट में है भाई। हमको क्या लगता है, हम लोग को तो देख के ये लगता है कि सन अर्थ के रोटेशन मार रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सन के रोटेशन अर्थ मार रही है। और हमको लगता है कि, हमको अब तक लगता था कि सन जो है वो स्टेबल है और पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सारे प्लैनेट्स सन के सराउंड घूम रहे हैं। लेकिन अभी पता चल रहा है सब लोग को, आज से 2-3 साल पहले, कि नहीं, सन भी मूवमेंट में है। दैट मीन्स कि हर चीज ना मूवमेंट में है, बस हमको दिखती नहीं है। हर चीज मूवमेंट में भाई, कोई बता रही हूं मैं, हर चीज घूम रही है लेकिन हमको दिखती नहीं है। और सेम पार्टिकल्स के साथ में भी हो रहा है। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं ना, इतने छोटे हैं कि इनमें इनके दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्पेस है, ठीक है। और ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब सोच रहे हो आप लोग कि हिल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कहलाती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो बेसिकली आपके पास में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एवरीथिंग जो मूवमेंट में होती है, एवरीथिंग जिसमें मूवमेंट होता है, उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कोई भी मूविंग पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है। सो हमारे जो पार्टिकल्स यहाँ पे बचा, जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स है, तो इन पार्टिकल्स में भी क्या हो रही है भाई, मूवमेंट हो रही है। तो इनमें क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी। इनमें कौन है, काइनेटिक एनर्जी है। एंड एज द टेम्परेचर राइजेस, अरे भाई सिंपल सी बात है, अरे आपको भी मैं एक कमरे में बंद करके वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दूं ना, भगने लगोगे इधर उधर, होगा ऐसा। मान लो आपको मैंने किसी बंद कमरे में छोड़ दिया है, एकदम बिल्कुल भीड़ हो आप लोग, है ना। मान लो एक छोटा सा कमरा है हमारा, मान लो स्टूडियो ही है, या आपके घर का जो ऐसा कमरा जिसमें भगने के लिए जगह कहीं नहीं है, भागने के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं है, लेकिन आप लोग वहीं पर खड़े हुए हो और अचानक से रूम का टेम्परेचर हम लोगों ने राइज कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, चलो बताओ मुझे। आप लोग भागोगे, ऑफ कोर्स भाई, हम भागने लगेंगे। तो पार्टिकल्स क्यों नहीं, पार्टिकल्स पहले से ही मूवमेंट में है ना, एकदम बिल्कुल मस्त चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास मूवमेंट है। टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, मूवमेंट भी राइज हो जाएगा ना, क्योंकि एनर्जी ले ली भाई। क्या ले ली इसने, एनर्जी ले ली। रुको मुझे 1 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो, पार्टिकल्स ने एनर्जी भी ले ली, और पार्टिकल्स मूवमेंट तो पहले से कर रहे थे, आप तेजी से मूवमेंट करेंगे,
है ना। मतलब एनर्जी लेने के बाद तो भाई कोई भी तेजी से एकदम बिल्कुल है ना, एकदम एनर्जी आ गई है तो अब तो और भागेंगे भाई, एनर्जी है तो क्यों नहीं भागेंगे, हम थोड़ी थकने वाले, भागेगा भागेगा। सो बेसिकली पार्टिकल्स जिनके पास में टेम्परेचर आप राइज करोगे, सो बेसिकली आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, दैट मीन्स आपने एनर्जी दी है, और एनर्जी दी दैट मीन्स कि हमारे पार्टिकल्स तेजी से और मूवमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल बी गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज होगा, सिंपल लॉजिक। तो हमारे पास में पार्टिकल्स मूवमेंट में है, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और टेम्परेचर राइज करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वाइस वर्सा टेम्परेचर डाउन करोगे तो मूवमेंट और कम हो जाएगा। समझे ना क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो मूवमेंट कम हो जाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक और टर्म आता है डिफ्यूजन, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जहां पे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे किसी अदर मैटर के अंदर खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास में एक स्प्रे रखा हुआ है, ये स्प्रे है जो कि रूम फ्रेशनर के नाम से जानते हो वैसे आप इसको, ये डेटॉल का है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, तो मेरे पास में मतलब हमारे स्टूडियो में हमेशा रहता है। सो अगर मैं इसको ऐसे छिड़क दूं, बदबू तो बहुत बुरी आती है इसकी, बट ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे था, जैसे ही मैंने इसको छिड़का, क्या हुआ, पार्टिकल्स पूरे कोने में फैल गए, हुआ ना ऐसा। जो पार्टिकल्स थे वो कोने कोने में जा चुके हैं, अब बच्चा पूरा रूम महक रहा है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि पार्टिकल्स है, काइनेटिक एनर्जी है, उनमें मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो बेटा ये पार्टिकल्स काफी दूर दूर तक ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सो एयर में क्या हुए, जो स्प्रे के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। अगर मैं टेम्परेचर राइज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है बच्चा। पार्टिकल्स की एनर्जी, यस, आपको एक चीज जो दिमाग में याद रखनी है और वो यही नोट पॉइंट है कि वी है वो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर मूविंग एंड पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने टेम्परेचर राइज किया, आपने टी का वैल्यू बढ़ा दिया, ऑफ कोर्स ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और ये तेजी से मूवमेंट करेंगे भाई, और ये भागने लगेंगे। सेम चीज आप लोगों ने देखा होगा, घर में मम्मी लोग पूजा पाठ करती है, अगरबत्ती जलाती है, धूप बत्ती जलाती है, तो क्या होता है, जैसे ही धूप बत्ती जलती है, आपके जो एसेंस होते हैं वो जलने लगते हैं, वो क्या करते हैं, धुएं के थ्रू, है ना, स्मोक के थ्रू पूरे के पूरे कमरों में ऑटोमेटिकली फैल जाते हैं, है ना, होता है ऐसा। सेम चीज आप लोगों ने देखी होगी, जैसे मान लो आप लोगों ने रसना पिया ही है ना, रसना का बेटा एक पैकेट आप मिलाते हो और बिल्कुल आपका जो टैंक है, जो भी आप वाटर बनाते हो, शरबत वगैरह, वो एकदम बिल्कुल बन जाता है, बिल्कुल प्रॉपर हर पार्टिकल मिल जाता है। सेम टू सेम आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने पानी में चीनी मिला के छोड़ दिया, यानी कि शुगर था आपके पास में, शुगर को आपने क्या किया, ग्लास में मिला करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली ग्लास का पूरा पानी मीठा हो जाता है। कभी ऑब्जर्व किया, नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऐसा हो रहा है यार, क्योंकि ये हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रही इसमें, ये हो रहा है। सो बेसिकली ग्लास था, आपने पानी भरा, शुगर डाली, शुगर डालते से ही क्या हुआ इसके अंदर कि शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे 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 वाटर के साथ में डिसॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुगर के अंदर पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स में मूवमेंट है। मूवमेंट है तो क्या होगा भाई, मूवमेंट है तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है धीरे 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 वाटर के पार्टिकल के बीच में ज्यादा के खुद ब खुद फंस जाएंगे। सो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। सेम चीज घर में मम्मी खाना बनाती है तो भाई एकदम बिल्कुल स्वाद के हिसाब से, बिल्कुल अरे मम्मी क्या बनाया आज खाने में, एकदम पनीर बन रहा होता तो एकदम बिल्कुल सूंघ के जाते हो, है ना। मोटू पतलू देखा है किसी ने, मोटू पतलू में भी शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने, या फिर देखा हो तो मोटू पतलू में हमारा जो मोटू है, समोसे की जो सेंट होती है उसको सूंघ करके, खुशबू करके उड़ के उसके ऊपर चला जाता है, होता है ना ऐसा।
तो भाई ये जो चीज है वो क्या है, वो बेसिकली बता रहा है कि डिफ्यूजन हो रहा है पार्टिकल्स का हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, और जब डिफ्यूजन होता है तो हमें दूर से स्मेल आने लगती है, या हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे क्या हो जा रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन नाम दे रहे हैं। जो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी इन आवर मैटर पार्टिकल्स, सिंपल। और डिफ्यूजन सिर्फ बच्चा फैलने वाली चीजों में ही होता है, यानी कि ये सिर्फ फ्लूइड्स में ही पॉसिबल है, ठीक है। डिफ्यूजन ओनली फ्लूइड्स में ही पॉसिबल है। आप कभी भी कोई दो सॉलिड को आपस में खुद ब खुद मिलते नहीं देख सकते, ठीक है, तो सिर्फ ओनली फ्लूइड्स में ही पॉसिबल होता है। इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका प्रूफ क्या है, कैसे पता चला कि हमारे पास में मान लीजिए ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मान लीजिए ढेर सारे पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बांध के रखे हुए। व्हाट दैट मीन, अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब कि ये एक दूसरे को जोड़ करके रखे हुए हैं। अब कैसे प्रूफ करोगे इसको, कैसे प्रूफ करोगे कि यहाँ पे इन पार्टिकल्स के बीच में लगता है बच्चा आपके पास में अट्रैक्शन फोर्स, बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एएफ लिखा है मैंने इसको, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है यार, ये डिपेंडेंसी होती है किसी भी पार्टिकल के लिए। इनको ना कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, मुझे पता है आप लोगों को ना एकदम से दिमाग का जो ट्यूबलाइट है नहीं जलने वाला, तो अपन ट्यूबलाइट जलाने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्या होता है आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में रबर बैंड है, सब लोगों ने देखा है, घर में पाया जाता है। अगर आपके भाई बहन दीदी या आप खुद लड़की हो तो यू नो रबर बैंड वेरी वेल, है ना, बालों में बांधने के काम आता है। इसके अलावा मिठाई के डब्बे वब्बे, ठीक है, चौक एंड कुछ लोहे की कील, है ना, नेल ऑफ आयरन। तो बेटा अब करना क्या है, करना यह है कि अब ट्राई करो, इसको खींचने का ट्राई करो। सब लोग रबर बैंड खींचने का ट्राई करो, यू विल फाइंड कि रबर बैंड खींच करके छोड़ने पर ऑटोमेटिकली पास में इसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। आपने बस कुछ नहीं किया, ये आपके पास में रबर बैंड था, आपने स्ट्रेच किया, आप खींच रहे हो, तो रबर बैंड के जो पार्टिकल्स थे वो खींचने पे इस तरीके से दूर दूर फैल जा रहे हैं। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये रबर बैंड था, आपने खींचा, पार्टिकल दूर चले गए, तो पार्टिकल्स में क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ गई, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया। क्योंकि हमने क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई किया बेटा, हम लोगों ने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया है, तो हमारा फोर्स ज्यादा था, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए। बट जैसे हमने फोर्स हटा दिया, ये पार्टिकल्स वापस से पास में आ गए भाई। तो ये है रबर के पार्टिकल्स, ये है रबर के पार्टिकल्स जो कि खुद पास में आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। दैट प्रूव्स सेम टू सेम चीज आप लोग देखो, चौक के साथ में क्या होता है, रबर में समझ में आ गया, चौक में ऐसा नहीं होता। चौक में आपने इसको हथौड़ा मारा तो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं बिखर जाते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है। नाउ बात करते हैं इन आयरन नेल्स में। आयरन नेल्स के साथ में सीन क्या होता है आप सब लोग समझना। आयरन नेल्स जो होती है बहुत ही ज्यादा मजबूती से बंधी होती है, मतलब आयरन होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई, ब्रिज बनते हैं इसके, है ना, हमारे घर को खड़ा करने में यूज करते हैं आयरन का। तो बेटा आयरन का यूज इतना स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम खींच के रखे होते हैं, एकदम बिल्कुल चिपका के रखते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एकदम तगड़े लेवल का होता है, और यही तगड़े लेवल का अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको आपस में जोड़े रखता है एकदम बिल्कुल, कि यार हम तो जन्म जन्म के साथी है, तोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते एक दूसरे का साथ। और यही पार्टिकल्स बच्चा आपके पास में बताता है, यही एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। हमारे पार्टिकल्स के जो बीच दो पार्टिकल्स के अंदर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि इनको बांधे रखा हुआ है। सेम चीज अगर आप लोग देखो ना, एक्सपेरिमेंट करना हो किसी को, तो यार ये वाटर जो है, आप लोगों ने कभी कैंची से पानी को काटने की कोशिश करी है? मेरे ख्याल से करी होगी, सबने एक ना एक बार सोचा होगा कि यार पानी कटता क्यों नहीं है। लाइक मतलब जैसे मान लो मेरे पास में वाटर है, जैसे मैं पन्ना काटती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार ये जो पानी है, ये पानी को ऐसे काटने पे कटता क्यों नहीं है। ये हर किसी का क्वेश्चन होता है, एक ना एक बार जिंदगी में हर कोई सोचता है ऐसा यार कि ये जो पानी है इसको काटने पर कटता क्यों नहीं, शेप क्यों नहीं दे पाता ये, है ना। सो गाइस
समझ लो इस चीज को सब लोग बहुत ध्यान से समझना। जब आप लोग नल का वॉल्व चालू करते हो तो नल का वॉल्व चालू करने के बाद पानी फ्लो होता है, और जब पानी के पार्टिकल्स फ्लो होते हो तो आप उसको कट करने का ट्राई करते हो। लेकिन वाटर की एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत प्यारा शो हो जाता है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, आपने कट करने की कोशिश करी, बट जो अदर पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से बच्चा आप लोग देखोगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, वो पकड़े हुए हैं। पार्टिकल्स नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, वो पकड़े हुए हैं। और यही प्रॉपर्टी शो कर रही है हमारे पास में कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। The amount of this force between the particles varies different from of matter, यानी कि अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप का अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जैसे कि शुगर पार्टिकल्स, बेटा वो बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर क्रिस्टल्स हो गए, नमक के क्रिस्टल्स हो गए, सॉल्ट क्रिस्टल्स हो गए। तो इन क्रिस्टल्स के बीच में जो लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक ग्लास स्लैब से। यानी कि अगर आप मुझसे पूछो कि मैम ये ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्ट्रांगली बाउंड है क्या, तो मैं बोलूंगी यस दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड। बट अगर आप मुझसे बोलो कि पानी के पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाउंडेड है क्या, नहीं, तो पानी के पार्टिकल्स इतने स्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं बने, इनकी दोस्ती इतनी पक्की नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमने समझा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में लगता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि अब मैटर के कितने स्टेट है। हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि 5 टाइप की होती है। बेसिकली टाइनी होते हैं, मतलब मैटर पार्टिकल से बना है, ये टाइनी होते हैं, इनके बीच में मूवमेंट होते रहता है पार्टिकल्स के बीच में, एंड स्पेस पाया जाता है। और लास्ट वाला क्या था हमारे पास में, इसी तरीके से हमने पढ़ा कि जब भी हम लोग पार्टिकल्स को एनर्जी देने वाले होते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, तो पार्टिकल्स में जो मूवमेंट है वो भी फास्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। और क्या बचा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, स्पेस है इनके बीच में, बहुत छोटे हैं, ओके, ठीक है। और ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से अब यार यहाँ तक तो सबको एकदम बिल्कुल दिमाग के जो बत्ते हैं वो बिल्कुल खुल गए होंगे। नाउ स्टेट ऑफ मैटर्स। तो बेसिकली पार्टिकल्स के पास में वैसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर्स होती है, मतलब हमारे जो मैटर होते हैं वो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। बेसिकली पार्टिकल्स जो है उन पे डिपेंडेंट होते हैं, मैं बोल सकती हूँ उसको, डिफरेंट टाइप से। अब वो कैसे हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, अभी तो जरूरत नहीं है आपको। सो स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है आपको बता दूं, वैसे तो 5 है। वैसे तो स्टेट ऑफ मैटर बेटा 5 होती है बेसिकली, बट आपकी जो बुक है, बुक के हिसाब से या फिर आप लोग जो बोलो डिटेल में जिनको पढ़ना है वो आपके पास में 3 है। तो हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक होती है सॉलिड, सेकेंड होती है बेटा आपके पास में लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैस। ये 3 हमको पढ़नी है। जो बाकी की 2 स्टेट्स है उसमें बेटा एक होती है आपके पास में, एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, प्लाज्मा, एंड द थर्ड वन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये ऐसे 5 स्टेट होती है। हम लोग बेटा इन 2 के बारे में बाद में पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन योर क्लास, पर इसके बारे में हमको पढ़ना तो है क्योंकि हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पार्टिकल्स और बच्चा आपके पास में जो मैटर है इनके बारे में बहुत ही अलग सी कहानी है, बहुत ही प्यारी सी पूरी कहानी अलग है इनकी। तो जब तक के डिस्कवरीज नहीं हुई थी तब तक के हम लोग सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ रहे थे। जब डिस्कवरीज हुई तो हमको पता चला कि ये भी होता है, ठीक है। सो गाइस, अब स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग चालू करने वाले हैं। प्लाज्मा और हम बोस-आइंस्टाइन हमारे पास कंडेंसेट को हम लोग बाद में कवर अप करेंगे, बट नाउ अभी हमारे पास में जो मेन फोकस है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए आगे कवर अप करते हैं, शुरू करें। तो बच्चा आपके पास में द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले चालू कर रहे हैं हम लोग सॉलिड के पास में। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स वे है जिनके पास में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हाई होता है, जिनके पास में एक स्पेसिफिक शेप होता है, ठीक है। ये वे है जिनके पास में बच्चा वॉल्यूम होता है, ये हमारे पास में सॉलिड स्टेट होती है।
बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारे मटेरियल देखे जिनके डिफाइनाइट स्पेस, आप लोग डिफाइनाइट शेप्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल है, कोई आपके पास में स्फेयर शेप का होता है, कोई जो है जैसे टमाटर, आलू, है ना, कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, ये सब चीजों के शेप है ना। वो हर चीज जिसका खुद का शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड बोलते हैं। बेसिकली सिंपल लॉजिक है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए बच्चों, या जान लीजिए कि आपके पास में जो भी पर्टिकुलर चीज जिसके पास में शेप होता है वो आपके सॉलिड्स है, ठीक है। इनमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि अगर मुझसे कोई बोले सॉलिड स्टेट कैसी होती है, तो यार सॉलिड स्टेट में ना जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास में होते हैं। जो दो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो रादर देन कम होती है बाकी से, तो ये काफी ज्यादा चिपके हुए इस तरीके से पास 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 में होते हैं। दैट्स वाई इनकी जो शेप्स होती है वो पर्टिकुलर शेप में ही होते हैं, वो ऐसे कुछ भी नहीं होते हैं ना। इनका शेप होता है, आप इनको प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो। सो ये हमारे पास में सॉलिड्स है, ओके। चलिए, तो ये आपकी सॉलिड स्टेट हो गई, और आई थिंक सो इतनी आपको दिखाने के लिए जरूरी थी, इनफ थी, ओके। सो गाइस, आपके पास में जो भी सॉलिड स्टेट होती है उसमें पहली बात तो स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि सॉलिड्स के बीच में स्पेस नहीं होता। इसीलिए आप लोग देखो ये वाटर को होल्ड कर पा रहा है, वाई ये पानी को होल्ड क्यों कर सकता है। पहला ही क्वेश्चन था ना हमारे पास में कि हमारे पास में जो ग्लास है उसमें भी पार्टिकल्स है, ये भी मूविंग है, इनमें भी स्पेस है, बट वाटर को होल्ड किए हुए। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वाटर के पार्टिकल से इनका जो स्पेस है वो बेटा काफी कम है, मतलब इनमें स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, ये बहुत चिपके हुए, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड। इनका डेफाइनेट स्पेस, डिफाइनेट शेप होता है, तो शेप अगर इनका है दैट मीन्स वो सॉलिड है, ओके। बट आप लोग बोल सकते हो कि देयर इज अ लेस काइनेटिक, ऑफ कोर्स यार, सिंपल लॉजिक है। अगर हमारे पास में कोई भी मटेरियल उसमें स्पेस कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, वो मूव भी कम कर रहा होगा, इतना नहीं मूव कर रहा होगा जितना बाकी लोग मूव कर रहे होंगे, है ना। अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं। हर कोई पार्टिकल दूसरे पड़ोसी पार्टिकल से एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू बंधा होता है, दैट्स वाई इनका एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है। thus they possess a fixed shape, they cannot be compressed। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कंप्रेस नहीं कर सकते इनको, क्यों? क्योंकि भाई पहले से ही शेप में है प्रॉपर, इनके बीच में स्पेस कम है, इनके जो पार्टिकल से ज्यादा मूव भी नहीं कर रहे, क्या ही दबा लोगे इनको, बताओ क्या ही कर लोगे आप लोग? नहीं कर सकते यार, नहीं दबा सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सिंपल लॉजिक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जैसे आपके पास में कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है तो ये मूव भी कर रहे हैं, इनके पास में वो हर प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के पार्टिकल्स की होती है, बट ये बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं ना, एकदम बिल्कुल। मान लो कि आप आपके 10 फ्रेंड के साथ में एकदम बिल्कुल हग करके खड़े हो, जैसे मान लो आप और आपके दोस्त एकदम बिल्कुल एक दूसरे को हग करके खड़े हो, तो आप लोगों को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा ना। मान लो आप और आपके दोस्त हो एकदम बिल्कुल कस के, यार जिगरी दोस्त हो आप लोग, एकदम बिल्कुल हग करके खड़े हो, तो यार वहां पे एक दूसरे को सेपरेट करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। दैट्स हाउ सॉलिड इज, सॉलिड भी एक दूसरे को एकदम बिल्कुल हग करके रहता है एकदम, ठीक है। तो ये होता है इनके पार्टिकल्स में, दैट्स वाई इनका डिफाइनेट शेप होता है और एक प्रॉपर मैनर में एक दूसरे को हग करते हैं ये लोग, ऐसे नहीं कि बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में हमारी प्यारी सी पहेली ने पूछा है ना। पहेली को जानते हो आप लोग, इसका नाम है पहेली। पहेली का क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस आर सॉलिड्स, रबर बैंड, स्पॉन्ज और सॉल्ट। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी देखे हैं जो दिखने में सॉलिड होते हैं बट एक्चुअल में होते नहीं है। मतलब बेसिकली मैं उल्टा बोल दी कि वो दिखने में सॉलिड जैसे नहीं होते हैं बट एक्चुअल में सॉलिड है। एग्जाम्पल के लिए रबर बैंड, स्पॉन्ज, सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये अपने डेफाइनाइट शेप में नहीं होते, इनका शेप नहीं है, नो शेप, कोई भी नो फिक्स, या आप लोग बोल सकते हैं नॉट अ फिक्स शेप, है ना।
यही होता है यार, ना ही सॉल्ट का फिक्स शेप है, ना ही स्पॉन्ज का होता है, ना ही रबर बैंड का है। सो व्हाई? क्वेश्चन तो भाई प्यारा सा है। सो बेसिकली बच्चा, सॉलिड मतलब सॉलिड, दे हैव शेप, शेप तो है ऐसा नहीं है, बट हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों ने स्पॉन्ज पे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे वो दबते चले जाएंगे या फिर स्ट्रेच होंगे, है ना। हम लोग उनके अट्रैक्शन फोर्स के रिपेल, हम अपना खुद का फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए वो दूर दूर जा रहे हैं ना। इनको थोड़ी ना चुल मचा हुआ है कि वो दूर दूर खुद से चले जाए, नहीं ना। सो बेसिकली हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई वो स्ट्रेच हो रहे हैं, अदरवाइज वो तो अपनी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। सेम स्पॉन्ज के साथ में। बट व्हाट अबाउट साल्ट्स? सॉल्ट जो है बच्चा वो पाउडर है, बेसिकली बहुत सारे सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सॉल्ट पार्टिकल्स जो बच्चा वो बहुत सारे छोटे 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 सॉल्ट क्रिस्टल से मिलकर के बनता है। ये क्या है बच्चा? बेसिकली पाउडर है। तो जो पाउडर्स होते हैं उसमें भी बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये भी काफी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये इसके जो पार्टिकल्स है इसमें भी ढेर सारे पार्टिकल्स है। यानी कि अगर सॉल्ट की बात करें बेटा, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, या कोई भी पाउडर फॉर्म है, तो वो भी सॉलिड ही है अगर आप इंडिविजुअल देखो तो, ठीक है। बस उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, ये ग्रुप में होते हैं। ये कैसे होते हैं? ग्रुप में होते हैं, इसीलिए इनको हमको जार में फिल करना पड़ता है। गॉट इट? ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं बेसिकली हुआ क्या है हमारे पास में, कि ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स। यस, हम लोगों ने पढ़ा, ऑफ कोर्स वो सॉलिड ही तो है। फिर ऑल ऑफ दिस फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उनका शेप पर्टिकुलर होता है। इवन पाउडर्स भी बच्चा, जो टाइनी पार्टिकल्स है उनके शेप होते हैं, वो फिक्स्ड है, ठीक है। अ रबर बैंड एंड स्पॉन्ज चेंज देयर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन देम, है ना। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो भाई शेप में तो है, शेप बदल तो नहीं गया, हुआ क्या ऐसा कुछ नहीं ना। फिर it might appear you as if salt is taking the shape of container in which you are going to put in, but actually each grain has its own definition. सिंपल लॉजिक, मैं पहले ही बोल दी थी यार आपको कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है इनके खुद के भी तो शेप है भाई, खुद का इसका शेप है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज कर सकते हैं क्या? नो। तो हम इसको बोल रहे हैं हमारे पास में कि यार जो सॉलिड्स है इन सभी के पर्टिकुलर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने सॉलिड तो पढ़ लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स। तो भाई लिक्विड के तो शेप नहीं होते, पहली चीज है ना, सब लोग जान रहे हैं कि लिक्विड के शेप नहीं होते, वो बिल्कुल भी शेपलेस होते हैं। सो बेसिकली लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, बोथ आर द सेम थिंग। बेसिकली वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम मतलब कि अगर मेरे पास में कोई, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि एक बर्तन है और बर्तन में मैंने कुछ भर के रखा हुआ है, वाटर, मिल्क, वॉटेवर, तो मान लो कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर की क्वांटिटी है, ठीक है। तो भाई 1 लीटर की क्वांटिटी है मेरे पास में ऑलरेडी, तो वो क्या है उसके पास में कि हमारे पास उतना वाटर है, 1 गिलास पानी है भाई, और वो 1 गिलास है, ये बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास वॉल्यूम तो है, ये स्पेस घेर रहा है भाई, ये घेर रहा है स्पेस, अपना जगह तो प्रॉपर ले रहा है, एकदम बिल्कुल हर चीज है इसके पास में। अगर इसको जमीन पर भी डालोगे ना तो जमीन पे फैल के भी 1 गिलास ही रहने वाला है ये, है ना। अगर ये 1 लीटर पानी है तो भाई वो 1 ही लीटर पानी रहेगा, इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो व्हाट दैट मीन कि हमारे पास में इसका शेप तो पर्टिकुलरली होता है फिक्स, बट मतलब फेस इसका बिल्कुल भी मतलब इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। क्या चेंज होगा बच्चा इसके पास में? सिर्फ शेप बदलने वाला है, इसका वॉल्यूम सिर्फ क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर एंड आर नॉट फिक्स्ड। यू माइट हैव सीन द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन which we put them. This is because the particles of liquid have higher kinetic energy than solids. They always keep on moving. So पहली चीज तो ये सब लोग ध्यान से सुनना, हमारे पास में जो लिक्विड्स है वो कैसे होता है यार, इनके साथ में सीन बड़ा ही प्यारा होता है। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं यार, सॉलिड में क्या होता है ना, सॉलिड में एकदम बिल्कुल खिचपिच भरे होते हैं ना, बिल्कुल एकदम भरे होते हैं। ये मान लो पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स है,
तो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, बट लिक्विड में ये सीन नहीं है। लिक्विड ऐसा नहीं होता। लिक्विड इज लाइक कि मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में आपने भर के रखा हुआ, तो लिक्विड इज लाइक ओके आई हैव स्पेस, आई कैन यूज दैट स्पेस प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं ऐसे स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज करूंगा और मेरे पास में ज्यादा स्पेस है और मेरे पास में पार्टिकल्स को मूव करने के लिए ज्यादा जगह भी है। सिंपल बोल रहा है वो, तीन चीजें इसके पास में है। पहला, स्पेस ज्यादा है रादर देन सॉलिड्स। दूसरी चीज कि पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी कि ये अपने मन मर्जी के मालिक है भाई। इसकी तो अपनी कोई ऐसा चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है कि एकदम एक ही जगह पे रहो। ये आजाद परिंदा है, ये कहीं पे भी जाने की कोशिश करना चाहता है। ये बोलता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मुझे पंख लगा दो बस। सो बेसिकली स्पेस है और पार्टिकल्स मोर मूवमेंट में होते हैं रादर देन आपके सॉलिड्स। तो कैसे पता है इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है थोड़ी सी स्लाइटली हायर होती है, ठीक है। तो इसकी की कैसी होती है, हायर देन द थर्ड थिंग। स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी हायर है, उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही चीज हुई ना। सो बेसिकली आपके पास में हमारे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स दूर दूर है, काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर है, मूवमेंट अच्छे से हो जा रहा है, बट क्या रीजन है, क्योंकि लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पास में। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चा, इनके बीच में जो आपका जो फोर्स लग रहा है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे मान लो आपने आपके फ्रेंड का ना हाथ सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है ऐसे, जैसे मैं अभी पकड़ रही हूँ ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो मान लो आपके फ्रेंड ने आपका हाथ सिर्फ ऐसे पकड़ा है। सॉलिड्स में कैसा था, सॉलिड में तो एक दूसरे को बिल्कुल गले लगा के मिल रहे थे क्योंकि यार भाई है तो मेरा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड इज लाइक कि अच्छा ठीक है मैं बस हाथ पकड़ लेता हूँ। तो अब मुझे बताओ, जिनका हाथ पकड़ोगे या जिनको आप गले लगाओगे, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, गले लगाने वाला या हाथ पकड़ने वाला? तो आप लोग बोलोगे मैम हाथ पकड़ने वाला नाजुक है, वो टूट सकता है इजीली। सो दैट इज द रीजन कि जब भी आप लिक्विड को शेप देने की कोशिश करोगे उसका शेप नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत लूज होता है, मतलब कम होता है, तो इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो जिस शेप में होते हैं, जिस शेप में आप उसको फिल करते हो वैसा शेप ले लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में ये होता है लिक्विड्स का कि आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लेस देन इन सॉलिड, देयरफॉर देयर इज मोर स्पेस, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड दे कैन इजीली फ्लो। यस बच्चा, एक बात समझ लीजिए, चूंकि हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है इनके पास में कि यार जो हमारे स्पेस है वो ज्यादा है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम है ना। और हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्पेस है इसके कारण ये इजीली कहीं पर भी फ्लो हो जाते हैं। अगर आप पानी को देखो तो पानी क्या है, पानी तो लिक्विड है ना। एग्जाम्पल के लिए वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर तो लिक्विड है भाई, तो ये लिक्विड है तो कहीं पे भी तो फैल जाता है, ये रुकता है क्या एक जगह? नहीं। बर्तन में रहेगा तब तक सही रहेगा, बर्तन से बाहर निकाला बाहर कहीं बह जाएगा। तो यार यही तो एक पॉइंट होता है हमारे पास में कि कोई भी लिक्विड जो है वो कभी भी एक जगह पे रहेगी क्या? नहीं। जिस बर्तन में डालोगे वैसा शेप धारण कर लेता है, वैसा ही शेप ले लेता है वो। एंड यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। रीजन एक सिंपल सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लेस देन सॉलिड्स। दैट इज द ओनली रीजन कि इसके पास वॉल्यूम तो है लेकिन इनका शेप नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज, सेम चीज, चूंकि स्पेस है, अब सभी चीज समझो। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन का जवाब देना, ये इधर मेरे पास में आइस है, इधर मेरे पास में वाटर है ना। अब मुझे बताओ किसमें स्विमिंग करना आसान होगा, आइस में या वाटर में? अरे बुलाओ जल्दी से। अगर आपके पास में एक जगह मैंने बोल दिया कि जाओ ग्लेशियर पे, ग्लेशियर पे पूरा का पूरा जो झील है, जो लेक है वो जमी हुई है, जबकि आपके पास में घर में स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में यार इजीली कोई भी तैर सकता है, बट आइस में नहीं। इवन अगर कोई लिक्विड है जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, या आप लोग किसी और लिक्विड की बात कर लो जैसे हनी, ETC ETC ETC, तो उसके अंदर आप जा सकते हो, घुस सकते हो, अपना हाथ ऐसे प्रॉपर डाल सकते हो। लेकिन
ऐसा किसी भी सॉलिड के साथ नहीं होता। सॉलिड में आप जाओगे जाके टकरा जाओगे, मैं बोलूंगी जाओ बच्चों दीवार में घुस जाओ, पॉसिबल है? नहीं है ना भाई, सॉलिड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप दीवार में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, स्पेस कम है, बट इनफ स्पेस होता है किसी भी लिक्विड में। किसी भी लिक्विड में इनफ स्पेस है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इजीली आप उनके बॉन्ड तोड़ सकते हो। याद आया नलके का पानी? अरे जब हमने नल चालू किया था, नल का वॉल चालू किया था, वॉल चालू करने पर जो नल नीचे जो पानी गिर रहा था उसमें आप कट लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो कट रहा था क्या? नहीं, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, लेकिन एक दूसरे को बांध के तो रखा हुआ था। तो यहां पर भी आप पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के जो भी फोर्स होते हैं, बेटा आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करके आप तैर सकते हो आसानी से। सेम आप हवा में कर रहे हो, सेम आप गैस के साथ में, आपके आसपास सराउंड में एटमॉस्फेयर में पूरी गैसेस प्रेजेंट है, तो गैस को चीर फाड़ के जाना आसान होता है ना? वही चीज है कि हम सॉलिड में जाएंगे तो टकरा जाएंगे। भैया मैं दीवार में नहीं घुस सकती, मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करूं तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में नहीं घुस सकती मैं, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है मेरे जाने के लिए। ना ही मैं इनके बीच के पार्टिकल्स को तोड़ सकती हूँ इजीली, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है मेरे अप्लाई करने वाले फोर्स से। समझे? दैट इज द रीजन। चलो, तो बच्चा सिंपल लॉजिक है, इसीलिए आप किसी भी वाटर की मतलब स्विमिंग पूल में या पानी के अंदर या इस स्टेट में आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि इनफ स्पेस है, इनके बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट चीज, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स? क्या आपके पास में कोई अदर मैटर जो है बेटा इसमें लिक्विड में डिफ्यूज होता है? तो उसका आंसर है बच्चा यस। यस, बिकॉज आपके पास में जो लिक्विड होते हैं उसमें कोई भी अदर मैटर डिफ्यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। होता है कि नहीं होता है? आपके पास में मान लीजिए हमारे पास में कोई भी लिक्विड है, तो भाई लिक्विड जो है उसमें क्या होगा, उसके अंदर स्पेस इनफ होती है, इनफ स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के अंदर, वो भी ज्यादा, मोर देन सॉलिड्स। तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं अपनी जगह पे, ऐसे इधर उधर घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, तो यार घूम रहे हैं, उसके बीच में आप सॉलिड के पार्टिकल्स डाल रहे हो, और सॉलिड के पार्टिकल्स डालते से ही जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो अंदर अपनी जगह पे मूवमेंट कर रहे थे वो उन पार्टिकल से टकराएंगे। तो अब बच्चा पार्टिकल साथ में मूवमेंट करेंगे, धीरे 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 वो सॉलिड उस वाटर में या उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जा रहा है, धीरे धीरे पार्टिकल्स अपना स्पेस बना रहे हैं, अपने जो वाटर के पार्टिकल्स है उसके स्पेस में जाकर के घुस जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यार इट इज इजी, आपके पास में जो आपके वाटर पार्टिकल्स है वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, वो आसानी से उसके अंदर कोई अदर गैस पार्टिकल्स या फिर सॉलिड पार्टिकल्स मिल सकते हैं। यानी कि लिक्विड्स में सॉलिड भी मिलते हैं, लिक्विड्स में बच्चा लिक्विड्स भी मिलते हैं, और लिक्विड में बच्चा गैसेस भी मिक्स होती है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। आप लोगों ने कार्बोनेटेड वाटर देखा है, वो भी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक है, आपकी जो लिविंग गैस आपकी ऑक्सीजन है वो पूरे के पूरे समुद्र के अंदर, पूरे सी के अंदर है यार। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजन भी उसमें डिसॉल्व है, तो गैस भी डिसॉल्व होती है। मतलब आपके लिक्विड में सब कुछ डिसॉल्व इजीली हो जाता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर कोई गैस हो। लिक्विड में लिक्विड जैसे दूध हो गया है ना, मिल्क हो गया या फिर कोई शरबत हो गया, तो एक दूसरे में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपके पास में आता है बच्चा कि solids, liquids and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquids is higher than solid. मतलब बेसिकली डिफ्यूजन जो है सॉलिड में नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम होगा, या मतलब चांसेस नहीं है, लेकिन लिक्विड में होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in the liquid state particles move freely and have greater spin between each other as compared to the particles in solid state. Now next point,
अब आपके पास में आ रही है गैसियस स्टेट। तो गैस क्या है बेसिकली, आपको पता है ना, गैस का साइज है ना शेप है, सिंपल लॉजिक है इसका, ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम है ना ही इसका फिक्स शेप है। क्यों? क्योंकि सबको पता है गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ऐसे कहीं पे भी जा रहे हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है, कहीं पे भी घूम फिर रहे हैं ना, इनको ये आवारा है, ये कहीं पे भी जा रहे हैं पार्टिकल्स, इनके पास में मूवमेंट करने के लिए बेटा 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट इनके पास में अवेलेबल है, किधर भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया था ना कि ये देखो गैस आपके पास में ये जो पार्टिकल्स है इसमें लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ डालते से ही गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा और पूरे कमरे में, पूरे सराउंड में ये पार्टिकल्स जो है बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा गैस नहीं आ रही। ये इसी कमरे में बेटा कितने वॉल्यूम में गैस है मेरे को नहीं पता, और आप मेजर नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप इसको कंप्रेस करोगे, ठीक है। तो आप ना बता नहीं सकते कि कितने वॉल्यूम का गैस किसी कमरे में है या किसी बर्तन में है, ठीक है। तो ये ना ही वॉल्यूम रखते हैं ना ही इनके पास में शेप है, ठीक है। इनके पास में स्पेस बहुत है, इसीलिए मैं इतने आसानी से घूम फिर रही हूं, ठीक है। तो आपके पास में द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट or almost no force of attraction between them, therefore the particles have more space between them and they can freely move in any direction. The kinetic energy is very higher, है ना। kinetic energy कैसी होती है बेटा, हाईएस्ट होती है इनके बीच में, ठीक है, इनमें हाईएस्ट है। फिर हाइयर आपके पास में उसमें होती है लिक्विड्स में, और सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे पूरा खेल टिका हुआ है, आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर ही पूरा खेल टिका हुआ है। और दूसरा बच्चा आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू द स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आप लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं, लिक्विड को थोड़ा बहुत कर भी सको तो, पर गैस को आप मन चाहा कंप्रेस कर सकते हो। गैस को कोई, मैंने बोला ना, इसका कोई माई बाप नहीं है, इनके पार्टिकल्स ऐसे फैले हुए, एक इधर दूसरा उधर, दूसरा उधर दूसरा उधर, तो ये पार्टिकल्स फैले हुए, तो ये फैले हुए पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा करना आसान होता है भाई। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, ये एक जगह पे इकट्ठे कर सकते हो, आप लोग कंप्रेस कर सकते हो। सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली। आप लोग जान रहे हो हमारा एटमॉस्फेयर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स है, सबको पता है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मेनी अदर गैसेस। तो यार ये जो गैसेस है सब एक दूसरे में मिली हुई है, और हमको दिखाई पड़ती है क्या? नहीं। इसमें बेटा आप लोगों ने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो बेसिकली ये आसानी से घुल मिल जाते हैं, तो आसानी से डिसॉल्व भी हो जाते हैं। The kinetic energy between the particle is the maximum in the case of gases. Therefore, the particles move around freely at high speed and there is no phase shift. Yes? चलिए नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास में यही कंप्रेशन वाली बात होगी बच्चा। तो आप लोग किसी भी सॉलिड का कंप्रेशन जो है नहीं कर पाओगे यार, कितना ही कंप्रेस करोगे, सॉलिड पार्टिकल्स में पहले से जगह कम है, सॉलिड पार्टिकल्स में पहले से ही जगह कम है, और कितना ही दबाओगे आप, सिंपल लॉजिक है ना, किसी चीज को आप कितना ही दबाओगे, पहले से वो दबा हुआ है। दूसरा वाटर ट्राई किया, थोड़ा बहुत दबा, बट व्हाट अबाउट एयर, एयर को दबाओ यार, मन जितना चाहे। आप एयर को इतना कंप्रेस कर सकते हो ना, इतना कंप्रेस कर सकते हो कि इसके पार्टिकल बिल्कुल पास 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 आ जाते हैं, और वो इतने पास आ जाते हैं ना कि आगे बताऊंगी क्या होता है, ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगी अभी, मैं आगे बताऊंगी। तो बेसिकली आपके पास में जो भी पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा पास पास में आ जाते हैं, और यही एकमात्र कारण होता है हमारे पास में, कि यही एक रीजन है बच्चा कि आप इसको सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि पार्टिकल्स हर जगह अलग अलग है। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको याद रखनी है, और वो ये है कि अब आपको ये फिल करनी है, ये मेरा काम नहीं है, ये दिस इज योर होमवर्क। हमने पूरा पढ़ लिया है, व्हाट अबाउट शेप, वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, शेप डबल लिख दिया मैंने, इसको इग्नोर करना, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब आपका काम है इसको फिलअप करना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और ये आपको एज अ प्रैक्टिस या फिर आपका जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको कवर अप करने के लिए है, ठीक है। एंड आई होप कि गाइज आप लोग इसको कवर अप करोगे, इसको पूरा फिल करना है, ठीक है, डन। चलो इतनी कहानी क्लियर, आगे बढ़े। अब तक हम लोगों ने सॉलिड्स, लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ चुके हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, क्या इट इज पॉसिबल टू चेंज
वन स्टेट इनटू अनदर। तो बेटा अब सिंपल सी बात है कि हमको एक मैटर की जो स्टेट है उससे अनदर मैटर की स्टेट में जाना है। बेसिकली अगर आप लोग के पास में सॉलिड है तो क्या सॉलिड से हम लिक्विड में जा सकते हैं? और क्या अगर लिक्विड है तो लिक्विड से क्या गैस में कन्वर्जन पॉसिबल है? और अगर गैस है तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में पॉसिबिलिटीज क्या कहलाती है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। आपके पास चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। द फर्स्ट वन हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा आपके मैटर पे, और दूसरा प्रेशर का। दोनों ही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं टेम्परेचर की। एवरीवन नोस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। एवरीवन, सबको पता है, अब तो पता चल गया ही है कि हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं बात करती हूँ बच्चा सॉलिड्स की, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास में सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास में है, दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, मूविंग कम करते हैं, स्पेस कम है इनके पास में, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। सब लोग सुनना मेरी बात, जो बोली मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे मूवमेंट कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम है। बट व्हाट इफ आई गिव सम एनर्जी टू दिस पार्टिकल्स? अगर मैंने पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी दे दी बाहर से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हीट दे दिया मैंने। टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब मैंने कुछ एनर्जी ई दे दी है। तो मैंने इसको एनर्जी ई दी तो ये क्या करेगा, ये जो सॉलिड है, ये जो एस है, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। भाई एनर्जी तो है एब्जॉर्ब करने की चीज, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और ये एब्जॉर्ब किए जा रहा, तो क्या होगा? अरे पहले से ही इसके पास में, अरे पार्टिकल के पास में कौन है बाबू? पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है। तो चूंकि पार्टिकल्स के पास में पहले से काइनेटिक एनर्जी है, आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तो ये तो धनवान हो जाएगा। अरे पहले से एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, आपने और दे दी तो एनर्जी तो एड अप हो गई, अरे बढ़ गई ना। तो एनर्जी बढ़ गई मतलब कि पार्टिकल्स अब और फ्रीली घूमने लगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, स्पेस बढ़ जाएगी एंड अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। गॉट इट? क्या बोला मैंने? आपके पास में आपकी जो एनर्जी थी एब्जॉर्ब करी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो एनर्जी थी वो एड अप होगी, तो अब एनर्जी इंक्रीज होगी। नाउ आपके पार्टिकल्स और तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं। अभी पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे 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 करेंगे, तो पार्टिकल्स में मूवमेंट तेज हो गई, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, कम हो गया। तो अब आपका जो फोर्स था वो कम लगेगा पार्टिकल्स के बीच में। अब फोर्स कम लगेगा तो पार्टिकल्स के बीच स्पेस बन गई, मतलब अब वो सॉलिड है क्या अब वो सॉलिड रहा? नहीं, ये सॉलिड नहीं है, अब ये तो गैस बेटा लिक्विड हो गया। ये क्या बन गया? अब तो ये लिक्विड बन गया, क्योंकि हम जान रहे हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि इनके बीच में स्पेस ज्यादा है, इनके बीच में लो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की है क्या? नहीं। दैट मीन्स कि अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो आपका जो पार्टिकल है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, इजी पीजी। एंड अगर मैंने वापस से इसको भी और एनर्जी दे दी, मैंने बोला यार तू और ले ले भाई, ले ले, देखो और देती हूँ मैं, रुक जा, और एनर्जी देती हूँ इधर से, मैंने और ढेर सारी एनर्जी देने की कोशिश करी, खूब एनर्जी दे रही हूँ मैं इसको, मैंने और एनर्जी दी। अब बताओ बच्चों क्या होगा? मैंने और हीट दी, दी ही जा रही हूँ, क्या होगा? तो एनर्जी देने पे वापस पार्टिकल का मूवमेंट और तेजी से और ज्यादा तेजी से होने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज अगेन। अब आपके पास में इतनी इंक्रीज हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गया। अब क्या होगा? पार्टिकल्स के मूवमेंट तेज हो गए और अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बचा कुचा था वो भी गया। अब हमारे पास पार्टिकल बड़े फ्रीली मूव कर रहे हैं। सो नाउ दे टर्न इनटू गैस। पहले सॉलिड थे, लिक्विड में थे, अब इसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि दे टर्न इनटू गैस। सो बेसिकली आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो, सॉरी मैटर का जो स्टेट है वो बदल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ बच्चा आपके पास में इनमें ही पाई जाती है और किसी और में नहीं होती। आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज करो, आप
पूरा स्टेट चेंज कर दे रहे हो। सेम वाइस वर्सा, अगर मैंने एनर्जी रिलीज कर दी, टेम्परेचर डाउन कर दिया, अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो मूवमेंट कम होगा। मैंने शुरू में बताया था आपको, अभी याद करो, शुरू में बताया था कि अगर मैंने पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कम कर दिया, कमजोर कर दिया, तो मेरे पास में जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। कम होते 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 इतना कम हो जाएगा कि वो एक दिन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, सो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पार्टिकल्स के मूवमेंट, यानी उनके पास जो एनर्जी है पार्टिकल की खुद की, वो बहुत जरूरी है ना। पार्टिकल, मैंने कहा था शुरू में, खेल सबका किसका है? पार्टिकल्स की एनर्जी का है। पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो बेटा यहीं पे हम लोग को अब जानना है कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा टेम्परेचर का चेंज कैसे। जैसे हम लोगों ने देखा कि द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस व्हिच डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशन स्लोली ड्यू टू द हीट, पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड्स, है ना। हम लोगों ने क्या किया बच्चा? हीट दिया। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट मीन्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा हीट दी। एंड हीट इज व्हाट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज व्हाट? फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी का फॉर्म है। हम लोगों ने एनर्जी दी तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। सो बेसिकली दिस इज केल्विन टेम्परेचर। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, दैट मीन्स हम लोग जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रह रहे हैं उसके बारे में बात करी है, और हमने इसको कांस्टेंट ले लिया बिकॉज प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होती है। याद रखना, जब हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज करते हैं तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी होता है। तो आपके पास में बच्चा यहाँ पर जब भी आप सॉलिड्स को लिक्विड में या लिक्विड से आप लोग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो, तो आपको ये चीज याद रखना होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों का वो पॉइंट है जिस पर आपका सॉलिड लिक्विड में टर्न हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होती है ना। हमने क्या सीखा बेटा? आइस मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो यार ये कैसे कैसे क्या हुआ? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस यानी एग्जैक्टली 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास आइस मेल्ट हो रही है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि 273.16 इज इक्वल टू, मतलब केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स अगर आप लोगों को कभी भी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि मतलब जब भी आपके पास मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा हुआ है ना, और इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 273 एडअप कर देना है। तो आपने क्या किया? 273 प्लस 30 किया, दैट मीन्स 303 केल्विन टेम्परेचर। मतलब जब भी आपको कन्वर्जन करना होता है, कन्वर्जन मतलब कि आपके पास में अगर कोई भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन है और आप चाहते हो केल्विन में कन्वर्ट करना, तो आपको उसमें 273 मतलब कि जो 0 वाला जो पॉइंट है बच्चों उसको एडअप करना है। यानी कि हमारा जो 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन के लिए 273.16, जो कि हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं किसके? 273 के इसके इक्वल है। नाउ हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर की बात करूं 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स मुझे 27 में 273 को एड अप करना है एंड मुझे यहाँ पर 300 केल्विन्स मिल जाएगा, जो कि रूम टेम्परेचर का वैल्यू है। वाइस वर्सा, आप जब केल्विन में कोई टेम्परेचर गिवन है, आपको सेल्सियस में निकालना है, आप 273 माइनस कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पूछ रही हूं, मुझे बताइएगा आंसर कि आपके पास में अगर कहीं पर लिखा हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस तो कन्वर्ट इनटू केल्विन। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अगला आपके पास में हम लोग बात कर रहे थे बच्चा, नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी जो है, मूवमेंट जो है बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, तो हमारा जो भी सॉलिड है वो लिक्विड में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। हमारे पास में यहाँ पर सभी लोग देखिए कि एक थर्मोमीटर है, हमने रख दिया है। अब क्यों रखा है आइस के बीच में, सब लोग समझना, ये एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि अब हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो पहली एक्टिविटी में आपने क्या किया, आप लोगों ने एक थर्मामीटर लिया, आपने बीकर लिया, इसमें स्टैंड वगैरह लगा देना है। थर्मामीटर का जो आपको बेटा आपका मर्क्यूरी का जो लेवल है वो चेक करना है। तो थर्मोमीटर में स्टार्टिंग में मर्क्यूरी जो है आइस के साथ ये काफी कम टेम्परेचर पर होगी। आप यहाँ पे नीचे हीट देना चालू करते हो। आप लोगों ने क्या किया बच्चा, हीट देना चालू किया, तो ये जो टेम्परेचर है ये एक कॉन्स्टेंटली 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज ही नहीं करेगा। क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं मैं, सब लोग ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछते भी है और आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने आइस को हीट अप किया तो जो थर्मोमीटर था उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो गया। यस, जब मैं आइस से कन्वर्ट कर रही हूं वाटर फॉर्म में तब 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो थर्मामीटर का लेवल है मर्क्यूरी का वो सेट हो गया, मर्क्यूरी ऊपर ही नहीं जाता। सोचने वाली बात है ना कि मैं आइस को हीट दे रही हूँ यार, मैं तो दे रही हूँ यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ले भाई तू कितनी हीट ले सकता है, तू ले एनर्जी ले ना, मैंने कहाँ रोका है भाई, मैंने कहाँ रोका है, तू एनर्जी एब्जॉर्ब कर भाई, तू एनर्जी ले और वाटर में कन्वर्ट हो। बट एक फिनोमेना समझ में नहीं आया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों दिखा रहा, टेम्परेचर शुड बी राइज ना। अरे टेम्परेचर को तो बढ़ना चाहिए, आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। पर हमारी आइस पिघल रही है लेकिन टेम्परेचर फिक्स है, गड़बड़ नहीं हो गई यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क है, सबके दिमाग में आया ये क्वेश्चन कि वापस से पूछूं? अरे बहुत सिंपल चीज है, हमारे पास में थर्मामीटर हमने डाल के रखा है आइस के साथ में और हम नीचे से इसको गर्म कर रहे, हीट अप कर रहे, लेकिन टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर का फिक्स है, 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ ही नहीं रहा। काहे? क्वेश्चन तो है, तो अब क्या करे रे बाबा? तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में क्या हुआ, चलिए जानते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन था इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस अ सॉलिड रीचेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड हमारा कौन था, आइस हमने लिया था प्रैक्टिकल के लिए, मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो रीच हुआ, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर, सो वेयर डज द ऑल हीट गो? भाई पैर थोड़ी है उसके जो कहीं भग लेगी, हम तो बर्फ को दे रहे थे, हम तो आइस को हीट दे रहे थे, तो कहाँ चली गई हमारी हीट? So where the heat मतलब कहाँ गई देखते हैं। तो heat present in the solid at the time of melting is used by the particles to diminish the force of attraction between each other. That means our solid absorbs that energy हमने क्या किया, हमने इधर से इसको मान लो एनर्जी देने की कोशिश करी, तो व्हाट हैपेंड, सॉलिड पार्टिकल्स के पास में जो एनर्जी मिली थी वो उन्होंने अपने पास रख ली, एब्जॉर्ब कर ली, एंड नाउ वो एनर्जी इनके पास में है और ये जो एनर्जी है वो इनको एब्जॉर्ब करके इनके बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जस्ट रिमेंबर वन थिंग, there is a difference between solid and liquids and even in gases कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा, गैसेस की सबसे ज्यादा। तो एनर्जी का डिफरेंस, जो गैप फिल करना है वो कैसे फिल करेंगे, तो जब हमने एनर्जी दी तो सॉलिड्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो लिक्विड के पास जितनी एनर्जी थी उसके इक्विवेलेंट एनर्जी भाई सॉलिड को भी तो चाहिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसने उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो एनर्जी से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और अब आपके पास में सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड।
सो ये एक टाइप की एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है पर टेम्परेचर राइज नहीं करती, इसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं क्योंकि ये छुपी हुई होती है। ठीक है, तो द हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसीडर्ड हिडन, तो ये छुपी हुई एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो जाती है जो कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जो हेल्प करते हैं मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए। So बच्चा, latent heat, the heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat. Since the heat is hidden, therefore it is called the latent heat. Okay? यानी कि अगर आपके पास में मान लीजिए हमारे पास में मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो E थी, मतलब मान लीजिए वो E इज इक्वल टू 2 यूनिट्स है। मान लीजिए हीट कितनी है, 2 यूनिट है, मतलब एनर्जी कितनी है, 2 यूनिट्स है। तो बेटा क्या होगा कि आपके जो लिक्विड हो गए है ना, लेट्स एज्यूम दीज आर लिक्विड, तो जो लिक्विड है, लिक्विड की एनर्जी ऑफ कोर्स 2 से ज्यादा होगी, दैट मींस E विल इक्वल टू बी 4 यूनिट, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे ही आपके पास में मान लीजिए गैस है, तो गैस की जो एनर्जी होगी वो जस्ट एज्यूम करो कि वो बच्चा 8 यूनिट्स होगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इनके बीच में जो गैप दिख रहा है आपको 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट एनर्जी गैप, तो ये एनर्जी गैप को फिल करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो हिडन होती है और इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये आपके पास में लेटेंट हीट के रूप में आपका कोई भी मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो स्टेट चेंज करता है। गॉट इट? तो अगर आपको इसको एनर्जी देना होगा, मान लीजिए ये आइस है, ये हमारी आइस है, मान लीजिए ये आइस है, तो आइस को 2 यूनिट और चाहिए ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सके या फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो सके, एंड वाटर को 4 यूनिट और चाहिए ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो सके, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, इसको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड। सेम चीज बच्चा, जस्ट लाइक सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल गोइंग टू बी ब्रेक डाउन इन दैट एंड दे आर गोइंग टू मूव फ्रीली। हम लोग जान रहे हैं एज वी कीप सप्लाइंग द हीट, अ पॉइंट कम व्हेन द particles overcome the force of attraction completely, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स उनको बांध के रख रहा था, जो ये ट्राई कर रहा था कि हमारा जो पार्टिकल है वो साथ साथ में रहे, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, वो क्रॉस कर जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैस में। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उनको नीडेड रहेगी। ठीक है, फिर बच्चा आपके पास में दिस इज व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू द गैस। सेम यहाँ पर बच्चा आपके पास में एक बॉइलिंग पॉइंट आप लोग पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पर सेम क्या होने वाला है, इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर, बेसिकली ये वो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट था, ये वो टेम्परेचर है जहां पर आपके पास में जो लिक्विड्स है वो बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, दैट मीन्स इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका वाटर किस में बदल गया, वो पूरी तरीके से बेटा उड़ गया, भाप में बदल गया है ना, वो पूरा का पूरा वेपराइज हो गया। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point is known as latent heat of vaporization. That means कि जब आप किसी चीज को बॉईल कर रहे हो, मान लो वाटर है, वाटर को आप लोग हीट दे रहे हो, नीचे से हीट एब्जॉर्ब करेगा और एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा जहां पे पार्टिकल्स एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो उस पॉइंट पर आपके पार्टिकल्स ने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधा कन्वर्ट हो गए वो किसमें, गैस में। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी का अमाउंट आपका लेटेंट हीट रहेगा। चूंकि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 1 kg, जो कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास है। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। There are some matters that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid. Example के लिए कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं सॉलिड टू गैस।
ठीक है। अ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। सो बेसिकली ये स्टेट्स कब आती है, जैसे कपूर हो गया, हमारे घरों में ना ये पाया जाता है, सब लोग जान रहे हैं। तो कपूर को जब आप बर्न करते हो, या बेटा सॉरी, कपूर को जब आप हीट अप करते हो तो ये सीधा कन्वर्ट होता है सॉलिड टू गैस, बिना लिक्विड के। ये सीधा सॉलिड से गैस स्टेट में चला जाता है विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। और अगर आप लोग बेटा इसको वापस से ठंडा करोगे, यानी आपने इसकी जो कपूर की जो भापें होती है, जो बेटा इसका जो वेपर होता है उसको ठंडा कर लिया, तो आपको वापस से जो एज इट इज सॉलिड मिल जाएगा। तो ये आपके पास में सब्लिमेशन प्रोसेस एंड आपके पास में इसको बोलते बेटा हम लोग डिपोजिशन प्रोसेस, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोगों ने देख लिया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होने वाला है। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स मैटर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स। बेसिकली क्या होगा कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो पार्टिकल्स अब दूर दूर थे, पार्टिकल्स तो दूर दूर थे, अब क्या होगे, वो पास 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 में आ जाएंगे। हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। याद रखना हमको टेम्परेचर कम करना होता है ऑलवेज, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमको टेम्परेचर हमेशा लो रखना पड़ता है। तो लो टेम्परेचर पे हम लोग किसी भी पार्टिकल को प्रेशर एक्सर्ट करके, ज्यादा प्रेशर लगा करके पास पास में ला सकते हैं और हमारे जो भी पार्टिकल्स है बेटा उसको स्टेट में, उसका जो स्टेट है वो बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने एलपीजी देखा होगा, आप लोगों ने लिक्विड नाइट्रोजन गैस वगैरह देखी होगी, लिक्विड ऑक्सीजन सुना होगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या है, बेसिकली आप लोगों ने नाइट्रोजन को बहुत कम टेम्परेचर पे आपने प्रेशराइज किया है और एज अ लिक्विड आप लोगों ने उसको प्राप्त किया है, ठीक है। तो ड्राई आइस इज ऑल्सो एन वेरी गुड एग्जाम्पल। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू द गैस बाय इट्स डिक्रीजिंग प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलो, तो आप लोग जब प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो पार्टिकल्स पास पास में आएंगे। टेम्परेचर आप लोगों ने क्या कर दिया, टेम्परेचर आप लोगों ने लो कर दिया है। लोअर द टेम्परेचर द पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हो जाएगा, तो पार्टिकल्स अपनी जो स्टेट होती है वो चेंज कर देते हैं। अब बच्चा हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उसको वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी, मान लीजिए सॉलिड होता है हमारे पास में। अगर आपके पास में बच्चा सॉलिड है, सॉलिड को आप लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपके पास में सॉलिड्स है तो सॉलिड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय मेल्टिंग इनटू द लिक्विड। लिक्विड्स को आप इवोपरेट करते हो एंड आपके पास में वापस से अगर आपको गैसियस स्टेट से, मान लीजिए गैस है आपके पास में, तो यार गैस से वापस से आपको कंडेंसेट करना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि हमको गैस को ठंडा करना है। टेम्परेचर डाउन होगा तो वो कंडेंसेट होते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। देन बच्चा आपके पास में आप और कम टेम्परेचर करोगे तो लिक्विड गोइंग टू फ्रीज, ठीक है। सो ये आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। सेम अगर आपके पास में सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बच्चा डिकम्पोजिशन, सॉरी सब्लिमेशन। और अगर आपके पास में गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो डिपोजिशन, ठीक है। तो ये आपके पास में स्टेट का कन्वर्जन होता है। नाउ हमको जो आखिरी चीज देखनी है इसमें, और वो है आपके पास में बच्चा एवोपरेशन। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। एवोपरेशन में क्या होता है, बेसिकली इवोपरेशन में आपके पास जो भी आपका पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स के बारे में हमको पढ़ना है स्पेशली। तो आपका जो लिक्विड है वो टर्न हो रहा है किसमें, गैस में। तो बेसिकली इट इज अ फिनोमेना, ठीक है, ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। बेसिकली जब भी आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे ही वाटर पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैस, है ना, तो हमारे पास में इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग एज शोन इन द फिगर बिलो। सो बेसिकली आपको फिगर तो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, बट क्या होता है हमारे पास में, जैसे टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास में पार्टिकल्स है, यहाँ पर मान लीजिए ढेर सारे पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल जैसे हम लोगों ने समर्स में देखा है, समर्स में क्या होता है, गर्मी के दिनों में हम लोग को पता है जो हमारे किसी भी बर्तन में रखा हुआ पानी होता है उसका लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीधा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, नॉट ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, नो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बच्चा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं करते। किस सेल्सियस पे बेटा? ये बिल्कुल उससे कम पॉइंट पर क्या होते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो भाई ये तो था इवेपोरेशन, लेकिन अब हम लोग को ये जानना है कि हमारे आसपास में डेली लाइफ में जो इवेपोरेशन हो रहा है उसका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और साथ में यार ये भी जानना है हम लोगों को कि जो इवेपोरेशन हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्या होता है ना कि जिंदगी में हर चीज किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम देने जाना है और एग्जाम में आप लोग बीमार पड़ गए, तो यार अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका एग्जाम बुरा जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। सो हर चीज का क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमको ये जानना है कि इवेपोरेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए बच्चा, आपका जो इवेपोरेशन है उसको पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपके पूरे के पूरे इवेपोरेशन को बच्चा क्या कर देता है, पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालेगा अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया में क्या होता है बच्चा, आप खुद जान रहे हो, किसी चीज का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स जो पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास में ऐसा बड़ा सा चादर है, क्या है, चादर है। तो चादर को आपने पूरा खोल के रखा हुआ है ना, गीला करके ऐसे जमीन पे मैदान में खोल के रखा है। जैसे कि वो पुरानी वाली फिल्मों में नहीं साड़ियां ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लहराया करते थे, याद आया किसी को? तो साड़ियां ऐसे ऐसे लहराया करते थे और जमीन पे घास पे डाल देते थे, तो साड़ियां बहुत तेजी से सूख जाती थी। सो बेसिकली हुआ क्या, वहां पे जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो इस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए थे, बट सरफेस एरिया कैसा है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो जो हमारे पार्टिकल्स थे उनका सरफेस एरिया जो एयर के कांटेक्ट में, आप लोग ऐसे बोल लीजिए कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एक साथ में पार्टिकल सबसे पहले एक्सपोज होने वाले, ये सीधे 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 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सीधे गैस में कन्वर्ट होंगे। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं तो यहाँ पे मान लो कि 1 सेकेंड में बच्चा कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इवापोरेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं कि 1 सेकेंड में मान लो हमारे पास में जो पार्टिकल्स की, बस मैं मानने के लिए बोल रही हूँ कि मान लो एक्स पार्टिकल जो है, या मान लीजिए आप लोग कि आपके पास में 100 पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक होते हैं, मान लीजिए 100 पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और सीधा गैस के फॉर्म में इवोपरेट हो रहे हैं। क्या बोला मैंने, सब लोग ध्यान से सुनना। लिक्विड था मेरे पास में, ये चादर के अंदर, चादर में पानी है और पानी क्या हो रहा है, सीधा गैस में मतलब इवोपरेट हो जा रहा है। और यहां पर कितने, 1 सेकेंड में मान के चलिए 100 पार्टिकल्स के बारे में मैंने बात करी। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसके जगह पे एक छोटा सा चादर लेती हूं जिसको मैंने फोल्ड किया है, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि वही चादर मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, वही चादर है उसको फोल्ड करके हमने क्या कर दिया है, सुखाने रखा है। अब बताओ सरफेस एरिया जिसका ज्यादा था उसके ज्यादा पार्टिकल बाहर जाएंगे, या जिसका सरफेस एरिया कम था उसके पार्टिकल सीधे इवोपरेट हो गए। चलो अब आपके पास में क्वेश्चन है, अब बताओ कि 1 सेकेंड में भाई जिसका सरफेस एरिया ज्यादा था उसके पार्टिकल्स इवोपरेट हो गए, या फिर जिसका सरफेस एरिया कम है उसके पार्टिकल्स इवोपरेट हो गए। तो आपका सबका जवाब एक ही रहेगा कि मैम जिसका सरफेस एरिया कम था उसका इवोपरेशन उतने ही स्लो होगा, और जिसका सरफेस एरिया बड़ा था उसका इवोपरेशन उतने ही फास्ट होगा। यही तो रीजन है, हमारे जो बूढ़े बूढ़े दादा दादी लोग होते हैं, जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यार, वो ना कभी भी कप में चाय नहीं पीते, क्योंकि उनको बहुत तेजी से गर्म लगता है ना, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं एक एज के बाद में, तो वो हमेशा कप के जगह प्याली में पीते हैं। प्याली मतलब कि जो छोटी सी प्लेट होती है उसमें अपनी चाय डालते हैं और चुस्कियां लगा करके पीते हैं। सो इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतने जल्दी चाय ठंडी हो जाती है तो उसको पीने में आसानी होती है। बट यहाँ पर भी हमने क्या सीखा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने जल्दी जल्दी इवोपरेशन होता है।
ना बात करते हैं सेकंड, टेम्परेचर। ऑफ कोर्स यार, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी ही तेजी से अपनी काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेंगे गैस में बदलने के लिए। यानी कि हमने क्या सीखा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी से तेजी से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है, आपके आसपास देखना, बारिश के दिनों में कपड़े बहुत लेट सूखते हैं या फिर सूखते भी नहीं है, बट जब गर्मियां चल रही होती, जब समर्स होते, समर्स में कपड़े मतलब आपने डाले 1-2 घंटे में बिल्कुल सूख करके कड़क। कैसे? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम रहती है तो इवेपोरेशन तेजी से होगा, और ह्यूमिडिटी पहले से बहुत भरी हुई है तो कहां से हमारे कपड़े सूखेंगे भाई, समझ लिए ना। चलो लास्ट वाला, विंड स्पीड। अरे भाई तेजी से, जितनी तेजी से हवा चलती है उतनी तेजी से जो बेटा हवा के साथ में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है उसको भी उड़ा के लेके चले जाती है। बेसिकली क्या होता है, मान लो कि बारिश के दिनों में मम्मी लोग कपड़े सुखाती है, तो आपने कभी देखा है, कभी नोटिस किया कि कपड़े जो है, जिनके घर पे वॉशिंग मशीन नहीं होगी, उनसे बात कर रही हूं मैं, वो कपड़े पंखे में सुखाए जाते हैं। हमारे घर में ना एक बड़ा सा प्यारा सा रिवाज है कि कपड़े ना सूखे तो जाके पंखे में सुखा दो, सूख जाएंगे। वाई, क्यों पंखे में सुखाए जा रहे हैं, वो कहीं और क्यों नहीं, क्योंकि पंखा घूमता है, हवा मिलती है। तो हवा क्या करने वाली है, जो भी हमारे क्लोथ से, जो भी हमारे बेटा कपड़े हैं, वो कपड़ों के साथ में बेटा जो वाटर के पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, उसको अपने साथ में लेके चले जाता है। तो जितने तेजी से हवा चलेगी, जितने तेजी से, जितना आपका विंड का स्पीड होगा, उतने ही फटाफट आपके जो पार्टिकल्स है वो उड़ने लगेंगे विंड के साथ में। इतना सिंपल होता है आपके पास में इवेपोरेशन। तो ये 4 फैक्टर है, एंड नाउ हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा बेसिकली इंक्रीज आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, सो if the surface area is increased, the rate of evaporation is increases. For example, which putting clothes for drying up, we spread them out. Of course, हमें spread करना पड़ता है, हमको फैलाना पड़ता है। हम क्लोथ्स को बस ऐसे निचोड़ करके नहीं सुखा देते, हमको पहले प्रॉपर उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, देन हम उनको हैंग करते हैं, तब जाके आपके क्लोथ्स टाइम पर और अच्छे से सूखते हैं। देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में क्या होता है, द मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, तो जितने ज्यादा पार्टिकल को जितना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए आपके समर्स में क्या होगा, जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट पड़ता है बच्चा, और हमारी अर्थ सन के काफी पास में होती है ना, क्लोज होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस पोजिशन में सनलाइट जो है वो ज्यादा तेजी से हमारे कांटेक्ट में आता है, और जितना भी आपने देखा होगा जो बेटा पॉन्ड्स होते हैं छोटे मोटे जहां पे भी पानी भरा होता है, वो लेक बहुत तेजी से सूखने लगती है, क्योंकि सन डायरेक्ट आ रहा है, उसकी हीट एनर्जी हमारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके सीधा जा रहा है कहां में, वो अपने वाटर के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देता है। वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब बेसिकली वो हीट एब्जॉर्ब करके जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वो एक बारी इंक्रीज हो गई तो बच्चा फिर तो वो वेपर में ही कन्वर्ट होगा, और फिर तो बारिश हो जाती है ना 3 महीने बाद। ठीक है, सो बेसिकली जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी तेजी से हमारे पास में इवेपोरेशन होने वाला है। एंड डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, बेसिकली क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। अगर आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और आप ट्राई कर रहे हो कि आपका जो कपड़ा है वो सूख जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पहले से वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा है, तो तेजी से इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दो तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि हमारे घरों में जब कपड़े सुखाए जाते हैं बारिश के दिनों में,
रेनी सीजन्स में तो वो इजीली सूखते हैं क्या? नहीं सूखते। बहुत ही सिंपल रीजन है भाई, इतना पहले से भर भर के ह्यूमिडिटी होता है। दिल्ली वाले तो जान रहे हैं, है ना, आप लोग भी जान ही रहे होगे कि ह्यूमिडिटी इतना तेज होता है हमारे यहाँ पर कि हम चाह करके भी कपड़े जल्दी जल्दी नहीं सुखा सकते। देन हमको विंड की स्पीड तेज करनी पड़ती है, दैट मीन्स एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। सो बेसिकली जितना तेजी से हवा चलेगा उतनी तेजी से आपके वाटर पार्टिकल्स जो है वो आपके क्लोथ से उड़ करके इवोपरेट होने लगते हैं। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी days. With the increase in wind speed, the particles of water vapor moves away with the wind, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। सो बेसिकली ये आपके पास में 4 फिनोमेना थे जो कि इवोपरेशन को इम्पैक्ट डाल रहे थे। अब बात करते हैं बेटा कूलिंग इफेक्ट। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि इवोपरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होता है वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। समझिएगा, जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमारे पास में एक पॉट रखा हुआ है, इस पॉट में हमने वाटर फिल करके रखा हुआ है। तो आप ऐसा फील करोगे, ये बहुत ही जनरल फिनोमेना है कि अगर ये पॉट के अंदर वाटर पूरी तरीके से फिल्ड है तो आपको ना इसके पास का टेम्परेचर डाउन मिलने वाला है, जो टी का वैल्यू है वो डाउन होगा। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का बहुत ही प्यारा सा रीजन होता है कि हमारे जो वाटर का पॉट है बेटा, इसके जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करने वाले हैं, ये पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग्स की जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं उनको सीधा इवोपरेट कर देते हैं। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वे अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एनर्जी कौन सी रहेगी? अरे हमारे सराउंडिंग में तो एक ही एनर्जी मिलती है हमको, मतलब 3 टाइप की एनर्जी, एक लाइट, हीट और आपके पास में साउंड एनर्जी। ये 3 एनर्जी हम लोगों ने अब तक के सुनी है, देखी है, समझी है, क्योंकि हमको हमारे आसपास यही 3 दिखती है। सो बेसिकली लाइट और जो आपका साउंड है बेटा थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। लाइट एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती है जो कि हम लोगों ने आपके समर्स में देखा है। बट अगर हम घर में बात करें तो हमारे आसपास हीट एनर्जी बहुत कॉमन है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है आप लोगों को पता होगा रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। आई डू थिंक सो कि सबको पता है ना, वी आर 37 डिग्री सेल्सियस पीपल, है ना, तो हमारे पास में पहले से ही बहुत गर्मी है भाई। लेकिन जो आसपास की गर्मी है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर। तो वाटर का जो भी टेम्परेचर है वो क्या होगा बच्चा, वो तो टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होने वाला, लेकिन जो वाटर अपने आसपास की एनर्जी या हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे सीधे उसके जो भी पार्टिकल है पॉट के बेटा वो क्या करेंगे, वाटर पार्टिकल वो सीधा अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे और वो इवोपरेट होकर के गैसियस स्टेट में पहुंच जाएंगे, यानी कि वेपर फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और ये वेपर्स जो होते हैं उसके बनने के कारण हमारे जो भी पॉट है उसके आसपास आपको हल्का सा टेम्परेचर डाउन मिलने वाला है, और यही इंपैक्ट हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन। यही बच्चा आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा, अगर कोई कभी किसी पुराने से फोर्ट में घूमने गया होगा, जैसे अभी मैं रिसेंटली आमेर फोर्ट गई थी, आई फेल्ट कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा फील हो रहा है, जबकि बाहर धूप काफी कड़क थी, बहुत तेज थी, बट आई फील कि यार अंदर काफी ही ज्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तब मैंने ध्यान दिया कि बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे झरोखे हैं जो कि नीचे से पानी को फ्लो करवाते हैं। जो पूरा फोर्ट है उसमें बहुत ही छोटे छोटे झरोखे हैं जहां से पानी ऐसे चारों तरफ से फ्लो होते रहता है, और हर किसी फोर्ट के आगे कोई ना कोई टाइप का एक लाइक लेक होगी या पानी को स्टोर करके रखा गया है। और इससे क्या होता है कि पानी बच्चा पूरे आसपास की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके सीधा इवोपरेट होता है, जिसके कारण जो पूरा फोर्ट है उसका अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है और बच्चा वहां पे आपको थोड़ा सा कूल फील हो रहा है। जबकि अगर आप फोर्ट के बाहर जाओगे ना तो फोर्ट के बाहर सीधा टेम्परेचर हाई, आप लोग बेटा तब मतलब आपको अलग ही गर्मी फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन जल रही है। तो दी रीजन कि फोर्ट्स के अंदर आपको ठंडा फील होने वाला, वहां पर टेम्परेचर मेंटेन होता है। रीजन बहुत सिंपल सा है। सेम बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो रूफ्स होते हैं, गर्मी दिनों में क्या होता है, जो हमारी रूफ होती है उस पे अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो शाम के टाइम पर पानी छिड़क देते हैं, है ना, नाइट में या इवनिंग में वो पानी को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, और पानी को स्प्रेड करते से ही आपका जो रूफ है वो थोड़ा सा कूल डाउन होता है। ऐसा क्यों? पानी छिड़का, रूफ आपकी गर्म थी तो रूफ से जो भी हीट
थी वो एब्जॉर्ब करके पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आपकी रूफ ठंडी हो गई, तो आपका जो नीचे वाला जो रूम होता है वो भी ठंडा हो जाता है। तो ये फिनोमेनास बच्चा आपके कहलाते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। सेम चीज आपको बता देती हूं कि जो कूलर होते हैं, घरों में जो कूलर वगैरह यूज करते बच्चा, तो कूलर में आपने देखा होगा एक घास का ना प्रॉपर एक बेटा पूरी तरीके से 4 कोने होते हैं जिसमें पूरी की पूरी घास होती है ना। तो यार वो घास पे क्या चलता है आपने देखना कभी, पानी गिरते रहता है। तो पानी गिरने से क्या होता है, पानी गिर रहा है, आपकी हवा आ रही है, सो पानी जो है वो हीट, गर्म हवा की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके वहां पे वेपर हो जाता है, वो एज अ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है हीट एब्जॉर्ब करके, और फिर हमें जो मिलने वाली एयर होती है वो ठंडी होती है, बिकॉज उस एयर की तो हीट वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है वेपराइज होने के लिए। सो जो आपका बाहर निकलने वाला एयर होगा वो कैसा होता है, कूल होता है। इसीलिए कूलर का यूज किया जाता है, कूलर इसी फिनोमेना पे यूज करता है। तभी आप बार बार कूलर में पानी भरते हो, अगर पानी नहीं रहा तो आपको बड़ी गर्मी होती है। तो ये चीजें बच्चा हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं और हमको कभी इसके बारे में पता ही नहीं था। सेम चीज बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, एक एसीटोन करके हमारे पास में ना एक लड़की लोग जानती है। सो बेसिकली जो एसीटोन होता है, ठीक है, सो बेसिकली जो एसीटोन होता है बच्चा, ये एसीटोन के पास में एक फिनोमेना ये होता है कि एसीटोन क्या करता है, जैसे ही आपने इसको अपने हैंड पर डाला, हाथ पर डाला, तो हाथ पर डालते से ही आपका एसीटोन जो है वो उड़ने लगता है। यानी कि आपने हैंड पर डाला तो एसीटोन जो है वो बहुत तेजी से वेपराइज होता है, क्योंकि बहुत तेजी से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट होता है। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो हमारे हैंड्स का जो भी हीट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चा। फिर से इसने हमारे हैंड का हीट एब्जॉर्ब किया और हमें कूल फील होता है। तो कूलिंग इफेक्ट आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सेम चीज बच्चा आप लोगों ने देखी होगी कि जो ग्लास होता है, जो जैसे मान लीजिए बहुत ही ठंडा पानी का वाटर बॉटल आप लोग यूज करते हो, तो मान लीजिए ग्लास है जो कि आपने जस्ट फ्रिज से निकाला हुआ है, फ्रिज में आपने बिल्कुल पानी रखा था, एकदम कोल्ड वाटर है इसके अंदर, एकदम कोल्ड, इतना कोल्ड वाटर है कि आप बोलोगे ओ माय गॉड बहुत ही ठंडा, एकदम कोल्ड वाटर है ये, है ना। तो कोल्ड वाटर है तो आपने देखना इसके ना ग्लास के ऊपर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई पड़ने लगते हैं, है ना। होता है ना ऐसा कि वाटर के जो बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लास के चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। व्हाट इज द रीजन, हम सब जान रहे हैं एयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, और ये जो है एक तरीके से कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर मतलब कि बहुत लोएस्ट टेम्परेचर पे है इसके रिस्पेक्ट में। यहां पे वेपर होती है बेटा हॉट, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जो कोल्ड वाटर है वो अपने आसपास का जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर देता है, जिसके कारण हमारी जो वाटर वेपर होती है वो कूल डाउन होकर के पूरे ग्लास के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण हमें पानी दिखाई पड़ता है ठंडे ग्लास के बाहर। दिस इज अ रीजन। सो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे फेनोमेना है। अगर आपने भी कुछ नोटिस किया होगा इसके अलावा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड गाइज यहाँ पर आप लोगों का ये लेक्चर खत्म होता है। तो ये हम लोगों ने कवर अप किया आपका प्यारा सा फेवरेट सा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो गाइस थैंक यू सो मच, है ना। काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर था ये। आई होप कि सबको बहुत ही मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। फन में पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, सीखेंगे भी, क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।